आज का एपिसोड एक फाइनेंस प्रोफेशनल के बारे में नहीं है। काफी सारे रिलेटिव्स ने मुझे डायरेक्ट पागल वर्ड नहीं यूज किया, बट उन्होंने वही किया कि ये क्या कर रहा है, ये एज में नॉर्मली क्या कर रहे हो करके। बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट के बारे में है। श्रीराम से ऑफर मिला तो ऑब्वियसली सिनेरियो पूरा चेंज था, ऑल टुगेदर डिफरेंट लाइन था। जहां लोग ये सोचते हैं सर कि 48 के एज में रिटायरमेंट ले लेते, आपने कहा यहाँ से शुरू करते हैं। बट जैसे पिरामिड में ऊपर के लेवल पे जैसे नैरो हो जाता है, वैसे ही आप जब प्रोफेशनल करियर में होते हैं, वंस यू गो अप इन द लैडर, तो आपका वहाँ पे स्कोप बहुत कम हो जाता है। वो एक महाराष्ट्रन फैमिली से आते हैं जहाँ जिंदगी का मतलब होता है एक सेफ जॉब, एक स्टेबल इनकम और एक प्रेडिक्टेबल फ्यूचर। बट वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं, उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 16 की थी। जॉब सीकर के बजाय आप जॉब गिवर बनो। ज्यादातर लोग जिस एज में अपने रिटायरमेंट और कंफर्ट का प्लान बनाते हैं, उस एज में ग्रेजुएशन करते समय ही काफी सारी इंटरव्यूज वगैरह भी देता था मैं, बट मेरे साथ एक हादसा हुआ। हर दिवाली में अपने 50 एम्प्लॉइज को मर्सिडीज जैसी कार गिफ्ट दे। थोड़ा मोटिवेशन मुझे अपने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी मिला। इसलिए देन सोचा कि व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग ऑन। बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल लर्निंग होगा। द रीजन बिहाइंड ओपनिंग अप द एंटायर थॉट प्रोसेस की फाउंडर्स की जर्नी क्या है। आज का एपिसोड एक फाइनेंस प्रोफेशनल के बारे में नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट के बारे में है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने वो फैसला लिया है जो अक्सर लोग सोचते भी नहीं है, और अगर सोचते हैं तो शायद हिम्मत नहीं कर पाते करने की। वो एक महाराष्ट्रन फैमिली से आते हैं जहां जिंदगी का मतलब होता है एक सेफ जॉब, एक स्टेबल इनकम और एक प्रेडिक्टेबल फ्यूचर। ज्यादातर लोग जिस एज में रिटायरमेंट का प्लान करते हैं, वहां से उन्होंने उस एज से अपने बिजनेस की शुरुआत प्लान की। ये पॉडकास्ट सक्सेस के उन नंबर्स पे नहीं है, ये उन सवालों पर है जो रात को सोने नहीं देती है, और उन डिसीजंस पर है जो अक्सर जिंदगी का मतलब बदल देती। तो आज हम सुनेंगे एक ऐसी ही इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल एंड गूज़बम्प्स लाने वाली एक ऐसे फाउंडर की कहानी जिनका नाम है यशवंत शिंगवेकर जी, एंड ही इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ Prosper Finmart. So Yashwant ji, welcome to our podcast Discover Your Journey. So how are you feeling? Thank you so much for inviting me for this podcast. Thank you so much. काफी खुश लग रहा हूँ और आनंद भी महसूस कर रहा हूँ कि अपनी जर्नी के बारे में मुझे कुछ बताने का मौका मिल रहा है। Yes. तो एक अच्छा फीलिंग है। So मैं यहाँ से शुरू करना चाहूंगी यशवंत जी। आप एक महाराष्ट्रन फैमिली से आते हैं जहाँ सेफ्टी, सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दिया जाता है। तो मुझे आपके बैकग्राउंड के बारे में समझना है, आपके अपब्रिंगिंग के बारे में, योर एजुकेशन की क्या है एग्जैक्टली उसके पीछे का चीजें। सी मेरा एजुकेशन सब जो है टिल ग्रेजुएशन विदर्भ में अमरावती करके टाउन है, वहाँ पे हुआ है। और बीएससी मैथमेटिक्स में मैंने ग्रेजुएशन किया है। और वहाँ पे कैसे ट्रेडिशनली एक माइंडसेट लोगों का है कि ग्रेजुएशन करने के बाद में, आई एम टॉकिंग अबाउट 1988 में मैं पास आउट हुआ। तो तब जो एक माइंडसेट लोगों का रहता था कि ग्रेजुएशन होने के बाद में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाज द इजीएस्ट जॉब, कि ग्रेजुएशन बनने का, करने का, और उसके बाद में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने का। लाइफ में गोल्स की कमी बहुत ज्यादा होती थी वहां पे, नॉट बिकॉज कि लोगों को गोल्स नहीं होते थे, बट वहां पे उनको वो एजुकेशन या माइंडसेट उनका वैसे तैयार ही नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो माइंडसेट में चेंज किया, एंड ऑल क्रेडिट टू माय पेरेंट्स। माय डैड ही पास्ड आउट इन 1973 एज ए एमफॉर्म। उन्होंने किया था 1973 में, जब मेरी उम्र 6-7 साल की थी। तब उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट थे वो 1973 में। और तब एजुकेशन का उनको बैकग्राउंड था, तो कॉलेज तब उन्होंने किया था। तो उन्होंने बताया कि ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह ठीक है, कमाई तेरी चालू हो जाएगी, बट वी आर नॉट बॉदर्ड, और यू ऑल्सो शुड नॉट बी बॉदर्ड विद द इमीडिएट कमाई। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि कुछ पढ़ो, आप आगे जाके पढ़ो।
तो तब वहां पे एंट्रेंस एग्जाम काफी होती थी। तो एक आईमा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने तब एमबीए की एक एंट्रेंस एग्जाम ली थी 1988 में। तो अमरावती जैसे शहर से भी तकरीबन 450 लोग अपीयर हुए थे। जो पुणे यूनिवर्सिटी में जो कॉलेजेस थे उसके क्वालिफाइंग एग्जाम थी वो, और बाकी भी शहरों में जो एमबीए के कॉलेजेस है वहां के लिए भी क्वालिफाइंग थी। तो काफी सारे लोग बैठे थे एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट थ्रू द एग्जाम। अभी एग्जाम होने के बाद में ग्रुप डिस्कशन होता था। तो ग्रुप डिस्कशन जो होता था वो ऑब्वियसली पुणे जैसे शहर में था। अभी पुणे में आना जाना होता था, बट पुणे में जब ग्रुप डिस्कशन के लिए आया तो वहां के कॉलेज का माहौल देख के तो पहले तो पसीने छूट गए। सेकंड थिंग, वहां पे जो डिस्कशन होने वाला था वो अंग्रेजी में होने वाला था। और हमारा अपब्रिंगिंग ऐसा है कि अंग्रेजी में भले ही एजुकेशन हो, बट इवन प्रोफेसर यूज्ड टू टॉक इन हिंदी और मराठी। तो हम लोग तो दूर ही थे। बट ग्रुप डिस्कशन में जो कुछ था, जो कुछ आता था, वो क्या उससे ग्रुप डिस्कशन क्लियर किया। तो उसके लिए भी अगेन मुझे रीडिंग की हैबिट थी, वो काम कर गई मुझे। यानी शुरुआत से टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत चाहता था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया तब पढ़ता था तब मैं। तो उसके कारण जनरल अवेयरनेस काफी था। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए तब पंजाब टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक हुआ करता था। तो पंजाब के ऊपर ग्रुप डिस्कशन था। तो अभी मुझे याद नहीं, बट 2-4 पॉइंट ऐसे मैंने पुट किए कि एंटायर माहौल ही चेंज हो गया था। तो आई वॉज इन द फोर फ्रंट। तो वो वहां से फिर एमबीए किया। एमबीए करने के बाद मैं बॉम्बे आया। तो मेरे साथ मेरी सिस्टर, तो दोनों का अपब्रिंगिंग साथ में हुआ। बट दोनों को हम लोगों ने, पेरेंट्स ने उन्होंने कंपलसरी किया था कि आपका पहले एजुकेशन पूरा होना चाहिए। आपको जो कुछ है, जितना कुछ फाइनेंस होना चाहिए, तो आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन होना चाहिए। तो दैट्स द रीजन मैं एमबीए मार्केटिंग वो टाइम पे पुणे यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ 1990 में। तो ये मेरा अपब्रिंगिंग है बेसिकली। और इसके लिए जो है कि थोड़ी फैमिलीज की वैल्यूज भी बहुत काम में आई। तो आई वाज विद इन द रेंज ही रहता था। यानी पुणे में आने के बाद में एक गांव का लड़का, जब आई वुड कॉल अमरावती एज ए गांव, बट एज कम्पेयर टू पुणे वो थोड़ा गांव ही बोल सकते हो। बट उस टाइम पे तो बोल ही सकते हैं। हाँ, तो जब मैं पुणे में आया तो पुणे की ताम झोंक नाइट लाइफ तभी भी काफी अच्छा था, अभी तो और अच्छा हो गया है। इन द ईयर ऑफ 1988। ओह माय गॉड। बट तभी भी अपने आप को मैंने दूर रखा, क्योंकि मम्मी डैडी ने, जो पेरेंट्स ने जो मुझे भेजा है, तो वो जो कमाई, यानी माय डैड वाज प्रोफेसर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो एक लिमिटेशंस के अंदर रहना मैंने तभी से सीख लिया, और वो आगे जाके मुझे फायदे में आया। वंडरफुल। मतलब वो बाउंड्रीज में रहना वो शुरू से ही आपके कल्चर में। राइट। यानी पॉकेट मनी आता था जो हॉस्टल में रहने के लिए, बट वो बजटिंग की आदत तब मुझे लग गई थी। यानी वो बाय डिफॉल्ट आ गई। उसके लिए स्पेशल, यानी मुझे नहीं पता, मुझे तब वो बजटिंग वर्ड भी याद यानी मालूम था कि बजटिंग क्या होता है, बट वो चालू हो गया कि कैसे लिमिट में रह के एक्सपेंसेस मैनेज करने का। वंडरफुल। तो वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। ग्रेजुएशन करते समय ही काफी सारी इंटरव्यूज वगैरह भी देता था मैं। बट मेरे साथ एक हादसा हुआ कि एमबीए करने के बाद में व्हेन आई वाज गोइंग बैक टू अमरावती, यानी एग्जाम हो गई थी, रिजल्ट वाज अवेटेड। तो आई वाज कैरिंग माय ब्रीफ केस, तो जिसमें पूरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स थे, एंड ट्रेन में वो ब्रीफ केस ही गायब हो गई। ओह माय गॉड। तो यानी एमबीए, ऑलमोस्ट टू बी एमबीए होने के बावजूद मैं 10th भी पास नहीं था, ऐसी सिचुएशन थी। एंड आई वाज ए जॉब इन हैंड दैट टाइम, एक काफी रेपुटेड कंपनी का जॉब मेरे पास था। बट सिंस आई वाज नॉट हैविंग सर्टिफिकेट्स, तो वो डिले हो गया। उन्होंने ना तो नहीं बोला, बट हाँ भी नहीं बोला। उनके लिमिटेशन से, कॉर्पोरेट एक कल्चर होता है, कॉर्पोरेट डिसिप्लिन होती है, तो उसके कारण उन्होंने हाँ भी नहीं बोला। तो वो सर्टिफिकेट्स लेने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने लग गए। तो उसके कारण वो जॉब हाथ से चला गया। तो उसके बाद में मैंने लिटरली एमबीए होने के बाद में वॉक इन इंटरव्यू से स्टार्ट किया है लाइफ मेरा। 1990 में वॉक इन इंटरव्यू, यानी अभी वो क्रेज कम हो गया है, बट दैट टाइम वॉक इन इंटरव्यू काफी होते थे। यानी ऑफिस ऑटोमेशन में काफी होते थे। तो ऑफिस ऑटोमेशन के एक कंपनी में मैंने वॉक इन से स्टार्ट किया। देन
आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर 1.5 year मुझे एक एफएमसीजी कंपनी में यूनियन कार्बाइड जब नाम था तब ओके एवरीडे बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो करते थे, तो उसमें फिर अच्छा ब्रेक मुझे मिला। हो दिस इज समथिंग वेरी फिनोमिनल कि आपका जो स्टार्ट है वही, फिर बाद में आपने कोशिश नहीं की कि वो सर्टिफिकेशंस या आपका जो भी है वो कॉलेज से या कहीं से रिकवर कर सके? रिकवर तो हुए, बट उसमें मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने लग गए थे। दैट्स द रीजन वो जो प्लेसमेंट मुझे कॉलेज से मिला था वो फोरगो करना पड़ा मुझे, वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि वो 6 महीने का टाइम कॉर्पोरेट के लिए बहुत लंबा होता था। दे हैव टू मैनेजमेंट ट्रेनिंग को उनको कंटिन्यू करना ही था। दैट्स द रीजन वो अपॉर्चुनिटी मेरे से लॉस हुई। और आपके जितने भी कल्चर या आपका जितना भी आपने जितना सीखा है, सो द होल एंटायर क्रेडिट यू गिव योर डैड और योर मॉम बोथ? बहुत बहुत दोनों की अपब्रिंगिंग और दोनों ने काफी मुझे मोटिवेट किया है। यानी सर्टिफिकेट का वाकया जब हुआ था उसके बावजूद भी उन्होंने काफी मुझे मोटिवेट किया था कि नथिंग, यानी ये हादसे होते रहते हैं, ये जिंदगी में ये हादसे होना ही उसी को जिंदगी बोलते हैं, तभी तो सीखते हैं। तो इसके बाद में यानी डिजिटल तो ये अभी आया है, डिजिटल इसमें रिकॉर्ड कैसे रखने का, ये 10 साल का फिनोमेना है ये। बट दैट टाइम वो फिर आने के बाद में डुप्लीकेट कॉपीज मिलने के बाद में तो उसके लिए काफी टाइम गया था। बट बोथ ऑफ माय पेरेंट्स दे वर वेरी, यानी मॉम भी मेरी यानी मराठी में आई बोलते हैं, राइट तो मॉम कभी वर्ड हम लोगों ने यूज नहीं किया है। बट मेरी मम्मी ने भी यानी दैट वो समय की वो ग्रेजुएट थी, बीए किया था उन्होंने, तो दोनों काफी एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए हैं। तो ये माहौल ही ऐसा था कि एजुकेशन इज फर्स्ट। और जॉब के बारे में दोनों ने मुझे टोटल फ्रीडम दिया था कि यही जॉब करना है, यही करना है, इसका कोई कंपल्शन नहीं था। एंड एमबीए को जब एडमिशन मिली, सब ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू होने के बाद में, तो अमरावती से मुंबई पुणे आना, दैट वाज ए बिग जर्नी। तो इसमें कॉस्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, बट उसके लिए पेरेंट्स ने कभी एक सेकंड भी ये नहीं किया, सोचने का टाइम नहीं लिया कि जाना है या भेजना है या नहीं भेजना है। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड नहीं जाना है तुझे, आगे जाके पढ़ना है। तो वो समय पे यानी ग्रेजुएशन के समय आई वाज नॉट दैट सीरियस अबाउट स्टडीज। ये फोरम पे मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ कि स्टडी में थोड़ा सीरियसनेस नहीं था। तो सो काइंड ऑफ मार्क्स पास होना, बाकी क्रिकेट खेलना, आई यूज्ड टू प्ले टेनिस, तो टेनिस खेलना, इसके पीछे काफी टाइम स्पेंड करता था। बट पढ़ने की आदत थी, उसके कारण एमबीए में एडमिशन मिलना अच्छा हो गया। बट जब एडमिशन कॉलेज स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट डे ही मुझे पता चला कि एटलीस्ट मैं कुछ नॉच इनके पीछे चल रहा हूँ, क्योंकि वहां पे जो मेरा फ्रेंड सर्कल बना बाद में, ये सब पुणे, मुंबई, दिल्ली, ये सब हाई सिटीज से आए थे। तो उनका इंग्लिश पे मास्टरी, जनरल नॉलेज के ऊपर मास्टरी, एक कॉन्फिडेंस अलग झलकता है जो रूरल से जो लड़के आते हैं उनमें थोड़ी वो कमी थी तब, अभी तो नहीं है। अभी रूरल के लड़कों में भी वैसी कमी नहीं है। तो वो समय पे उसके लिए काफी मुझे मेहनत करनी पड़ी। उसके कारण मुझे एक आसानी हुई कि उनके साथ चलने के लिए 6 महीना मुझे लगा। बट क्योंकि मराठी में भी फर्क था, पुणे की मराठी इज द टॉप मोस्ट मराठी। तो पीपल यूज्ड टू लाफ, वराडी में जब मैं बात करता था पीपल यूज्ड टू लाफ कि ये कौन सी टाइप की मराठी है। तो उस समय टीवी भी ज्यादा नहीं थे, तो दे वर नॉट अवेयर अबाउट दैट काइंड ऑफ मराठी, और ये मराठी एब्सॉर्ब करना मेरे लिए दिक्कत थी। तो वो फिर धीरे धीरे लैंग्वेज पे मास्टरी आ गई। तो उसके कारण फिर 6-7 महीने, बट आई हैड कपल ऑफ फ्रेंड्स जो अभी भी मेरे फ्रेंड्स है, अभी भी कॉन्टेक्ट्स में है। स्टिल फ्रॉम पुणे, इट्स मोर देन 37, क्लोज टू 37 इयर्स नाउ। तो उन्होंने काफी मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने दे यूज्ड टू मोटिवेट मी, एंड ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स वर देयर। तब तो फोन भी नहीं थे, फॉरगेट अबाउट मोबाइल। तो पोस्ट कार्ड, इनलैंड पेपर का काफी सारा यूज करते थे माय पेरेंट्स। इवन आई यूज्ड टू राइट देम कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ऐसे एमबीए की जर्नी और मेरी अपब्रिंगिंग ये हुई। अमेजिंग जर्नी। कभी जैसे आपने बताया कि सिंस यू केम फ्रॉम अमरावती, कभी ऐसे हुआ नहीं कि आपको जो वो कहते हैं ना रैगिंग, बुली,
किया गया हो, मतलब पूना इज उस वक्त, और आपने मेंशन किया कि उस वक्त 1988 में भी दैट टाइम आल्सो यू हैड ओवर देयर की नाइट लाइफ है। तो ये तो मैं भी मतलब सुन रही हूँ, मेरे लिए भी थोड़ा नया ही है सुनने जैसा। तो कभी हुआ ऐसे कि आपको रैगिंग फेस करनी पड़ी या बुली किया गया है, कुछ ऐसा इंसिडेंट? हॉस्टल में हुआ था, बट Okay. आई वोंट कॉल दैट एज ए रैगिंग या बुलिंग, नहीं बोलूंगा। हाँ, बट मेरे नेचर के कारण आई यूज टू गेट फ्रेंडली विथ मेनी ऑफ द अच्छा, पीपल। सीनियर्स भी काफी फ्रेंडशिप होती थी। ओके, तो मैं और मेरे एक रूम पार्टनर था, उन दोनों को बुलाया गया था, हाँ, हाँ, एंड सम टास्क वाज गिवन ओके, कि दैट टाइम राजीव गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके, तो उनकी नकल करो। ओह, तो ऐसे काइंड के टास्क थे, आई वोंट कॉल दैट एज ए रैगिंग, रैगिंग, बट ये था एंड वी एंजॉयड इट, यानी अच्छा, 1-1.5 घंटा चला था। बट दैट ओह, उसके बाद में वही लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे, एंड दे यूज्ड टू प्रोवाइड मी ऑल द स्टडी मटेरियल, दे यूज्ड टू गाइड मी प्रोजेक्ट में कैसे करना चाहिए। तो 1 साल उनके साथ में काफी अच्छा मेरा था। देन दे पास्ड आउट एमबीए, बट है काफी अभी भी कांटेक्ट में है। क्या बात है! हाँ, ये मतलब रिलेशन बनाना उस वक्त से ही आपने सीख लिया था। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। थोड़ा मैं वंडरफुल। इंट्रोवर्ट पहले था, बट हाँ, जब एमबीए के लिए आया, देन ओके, आई deliberately converted myself to extrovert kind of thing। तो बात करना, आई नेवर यूज टू गो अपफ्रंट, सामने से कभी बात करने के लिए नहीं जाता था। बट ग्रेट। जब देखा लोगों से बातचीत की, देन आई रियलाइज कि नहीं, पीछे रख के कुछ नहीं होने वाला है, देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग पीपल। सो यस, ये आपका एमबीए का फेज था एंड देन यू स्टार्टेड योर फर्स्ट प्रोफेशनल जर्नी। तो थोड़ा अपने प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताइए यशवंत जी, की कैसी शुरुआत रही, क्या उसमें आपने आगे किया और कितने साल तक वो कंटिन्यूएशन में रही जॉब? जरूर जरूर। तो आई स्टार्टेड माई प्रोफेशनल, जैसे मैंने बताया कि यूनियन कार्बाइड, दैट टाइम यूनियन ओके, कार्बाइड करके नाम था, एवरेडी बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था। ओके, तो नेम सेक ही सिर्फ 1984 में जो भोपाल में वाकया हुआ था, वो नेम सेक ही सिमिलर था। ओके, बाकी अदरवाइज कंपनी का ऑपरेशन दोनों अलग अलग थे। ओके, नॉर्मली यूनियन कार्बाइड बोलने के बाद में वही नाम ध्यान में आता है। ट्रू, तो यूनियन कार्बाइड बैटरी डिवीजन से मैंने स्टार्ट किया। तो सेल्स, भले ही एमबीए मार्केटिंग हुआ था मेरा, बट मैनेजमेंट ने मुझे सेल्स ट्रेनी के तौर पे लिया था। ओके, एंड वो 5 साल के दौरान महाराष्ट्र के ईच एंड एवरी कॉर्नर में मैंने काम किया है, एक्सेप्ट गडचिरोली। दैट टाइम गडचिरोली काफी वोलेटाइल हुआ करता था, यानी नक्सलाइट्स के कारण। ओह, बट वो छोड़ के बाकी एवरी कॉर्नर मैंने काम किया है। गोवा एक्सक्लूसिवली काम किया है। तो इसमें एवरेडी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करने का, उनसे सेकेंडरी सेल्स जनरेट कैसे करने का, उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे करने का, ये सब चीजें पार्ट एंड पार्सल हुआ करती थी। ये सीखने को मिला मुझे। ओके, तब होलसेल मार्केट एक अलग चीज हुआ करती थी। जो मुंबई में मस्जिद मार्केट है, वहां पे होलसेल मार्केट बहुत बड़े तौर पे तब हुआ करता था। अभी बहुत कम हो गया है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत कम हो गया है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट 92 से लेके 96, 1992 से लेके 96। राइट, तब मस्जिद मार्केट में होलसेल मार्केट जो हुआ करता था, उसमें इतनी ताकत थी कि अगर उसमें उन्होंने प्राइस में अगर थोड़ी भी मस्ती की, तो ऑल ओवर इंडिया का मार्केट ओह, खराब हो जाता था। तो एवरेडी का बहुत ज्यादा वहां पे मार्केट शेयर था। ओके, होलसेल मार्केट हैंडल करने का जो एक्सपीरियंस बहुत रेयरली मिलता है, वो मुझे मिला। तो क्योंकि ऑल ओवर इंडिया, तो मैनेजमेंट के नजर में मैं आ गया था कि होलसेल मार्केट, द वे आई हैंडल्ड इट, प्राइस डिस्ट्रप्शन होने के बिना मार्केट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो सीखा था, वो इम्प्लीमेंट किया। तो उसके कारण काफी सारी प्रमोशन भी मुझे वो दौरान मिली। उसके बाद में ऑब्वियसली जैसे रेगुलर अपनी प्रैक्टिस होती है कि एक बार बंदा सो कॉल्ड स्टेबल हो जाए तो उसकी शादी करनी चाहिए। तो आई गॉट ऑल्सो मैरिड 96 में, आई गॉट मैरिड। ओके, तो वो जॉब जो था, दैट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग, तो फ्रिक्वेंटली आने महीने में 22 से 24 दिन आई यूज्ड टू ट्रैवल। तो वाइफ की कंडीशन वो थी कि लुक आउट फॉर ए जॉब जहाँ पे मुंबई में सेटल हो जाए, बिकॉज शी वॉज वर्किंग इन वन एस्टेब्लिश कंपनी। तो दैट्स द रीजन आई चेंज द जॉब। तो यूनाइटेड टेलीविजन करके कंपनी थी, रॉनी स्क्रू वाला जी की। तो उनका टेलीशॉपिंग नेटवर्क करके बहुत बड़ा डिवीजन था। यानी इफ यू रिमेम्बर कि वो टाइम पे
टेलीविजन के थ्रू प्रोडक्ट का Product. बेचते थे। Yes, एशियन yes. स्काई शॉप थी, टेलीशॉपिंग नेटवर्क थी, ये 2 प्रोमिनेंट कंपनीज थी। True. तो उसमें मुझे रीजनल मैनेजर करके ब्रेक मिला। तो बिकॉज इंडिया में एक माइंडसेट है कि टच एंड फील कंसेप्ट है, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट टच द प्रोडक्ट, यू डोंट फील द प्रोडक्ट, आप परचेस नहीं करोगे। True. एंड सिंस आई हैड अ बैकग्राउंड ऑफ रिटेल सेल्स एवरीडे का, तो उन्होंने मुझे रीजनल मैनेजर पूरे वेस्टर्न रीजन के लिए Wow. रिक्रूट किया था। तो दैट टाइम मुझे कहा गया था कि आप रिटेल नेटवर्क एस्टेब्लिश करो, टीवी से आपका कोई संबंध नहीं रहेगा, टीवी के थ्रू जो प्रमोशन होगा उसका फायदा ही होगा, बट यू डेवलप ए रिटेल सेल। तो वो टाइम पे शॉपिंग शॉप कंसेप्ट करके ये था हम लोग की मैनेजमेंट के साथ में जो मीटिंग हुई थी, तो ये एक नया आइडिया मैंने सजेस्ट किया था और वो इम्प्लीमेंट भी हुआ था। तो दैट टाइम मुंबई में हम लोगों ने तकरीबन 25 आउटलेट्स थे, जिसमें अकबर रिलीज थे, अपना बाजार करके हुआ करता था, सहकारी भंडार हुआ करते थे। तो यहाँ पे हम लोग हमारी मैन पावर रखते थे। तो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देते थे, क्लाइंट को इन्फ्लुएंस करते थे कि हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट। सिंस टीवी पे उन्होंने देखा है, बट यहाँ पे जब एक्चुअल देखते थे तो दैट टाइम उनका माइंडसेट बनता था, वो इम्पल्सिव जो परचेस का एक माइंडसेट है वो वहां पे क्लिक होता था। वंडरफुल। तो वो आइडिया के थ्रू उन्हीं का स्टॉक हम लोग लिक्विडेट करने के लिए मदद करते थे। तो वहां पे मुझे काफी ये हुआ, एक्सपोजर अच्छा मिला। यानी मुंबई में तो था ही एक्सपोजर, बट उसके बाद में पुणे में भी यही कंसेप्ट हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, गुजरात के काफी सारे टाउन्स में इम्प्लीमेंट किया। बट उन्होंने उसके बाद में वो कंपनी ही उन्होंने यानी ओनली टीवी के थ्रू ही प्रमोट करने का उन्होंने डिसाइड किया था। तो रिटेल के कारण रिटेल में उनका थोड़ा जो बोलते हैं कि इम्पोर्टेंस उन्होंने कम देना चालू किया। तो वो फिर मैंने छोड़ के, देन आई गॉट ए जॉब ऑफर फ्रॉम प्रिंस प्लास्टिक्स। तो वहां पे यानी ऑफ कोर्स ऑल टुगेदर डिफरेंट लाइन था, एंड एफएमसीजी से ले उसके बाद में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आया, उसके बाद में प्लास्टिक में था, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम था, यानी क्रेट्स जो होते हैं, पैलेट्स होते हैं, आइस बॉक्सेस होते हैं। तो उनका उन्होंने रीजनल मैनेजर करके पूरा वेस्टर्न मुंबई वेस्टर्न इंडिया के लिए उन्होंने रिक्रूट किया था। तो वहां पे जो था B2B और B2C, ये दोनों वर्ड से मेरा यानी इंट्रोडक्शन हुआ था। यानी दिस टाइम टिल नाउ मुझे सिर्फ पता था कि सेकेंडरी कैसे इम्प्रूव करना है, बट कॉर्पोरेट्स में कैसे प्रमोट करना है एंड यूजर के साथ में, क्योंकि ये क्रेट जो है ये वेजिटेबल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में बहुत चलता था। तो वहां के जो प्रमोटर्स है, नासिक हो गया, पिंपलगांव हो गए, ये जो है मेन जो जहाँ पे ये कंज्यूम होता है प्रोडक्ट, तो वहां पे कैसे पुश करने का, वहां पे कैसे फाइट, प्राइस के ऊपर फाइट करने का, इसका एक एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला था। उसके बाद में मेरा रिजल्ट देखने के बाद में उन्होंने इवन इनफैक्ट ईस्टर्न रीजन भी ऐड किया था। Oh my God. तो वेस्टर्न और ईस्टर्न ये दोनों में हैंडल कर रहा था। तो अगेन 5-6 साल, ऑलमोस्ट 5.5 साल काम किया मैंने वहां पे। उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी काफी अप हो रहा था, इंश्योरेंस ओपन अप हो गया था, सो मेनी न्यू कंपनीज वेर कमिंग। तो एक साउथ की कंपनी है श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस, जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट की सिस्टम कंसर्न है। तो उन्होंने वेस्टर्न में उनका ऑपरेशन ऑलरेडी चल रहा था, तो उन्हें ऐसा चाहिए था जो रिटेल बैकग्राउंड से आता है। तो प्रिंस में होते हुए मुझे श्रीराम से ऑफर मिला कि आप इंश्योरेंस में आना चाहोगे क्या। तो ऑब्वियसली सिनेरियो पूरा चेंज था, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में पे पैकेजेस बहुत ज्यादा होते हैं और ऑल टुगेदर डिफरेंट लाइन था। तो उसके कारण थोड़ा सोच समझ के मैंने डिसीजन लेना ही था मुझे, एंड आई सेड यस टू देम। तो इसमें बॉम्बे बेस्ड था, शुरुआत में उन्होंने मुझे ऑल ओवर वेस्टर्न इंडिया को प्रमोट करने के लिए बोला। तो वो एस्टेब्लिश होने के बाद में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम उन्होंने फिर मुझे प्रमोशन के तौर पे साउथ में भेजा, बैंगलोर में। माय फैमिली वाज बेस्ड ओवर हियर ओनली, और बैंगलोर में आई वाज देयर फॉर 2.5 years। उसके बाद में अगेन प्रमोशन पे जयपुर पे गया मैं। तो ये श्रीराम लाइफ में मेरा टेन्योर जो था ऑलमोस्ट 9.5 साल का था। तो 9.5 साल में काफी प्रमोशंस भी मिले, पे पैकेजेस भी अच्छे हुए। बट जयपुर में जब था तो फैमिली में थोड़ा इश्यूज, मेडिकल इश्यूज पेरेंट्स को चालू हो गए थे, डिमेंशिया पिताजी को डेवलप हो गया था, एंड डॉटर तब
उसका 12th हो गया था, तो उसके कारण उसके बाद में उसका भी एजुकेशन के ये था। राइट। तो ऑल 3 फीमेल्स, मम्मी, मेरी वाइफ और डॉटर, दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ माय डैड। तो उसके बाद में काफी सोच समझ के, यानी फ्रिक्वेंटली मुझे लास्ट मिनट पे कॉल आता था कि यशवंत थोड़ा आ सकते तो आ जा करके, तो आई यूज्ड टू फ्लाई टू मुंबई। तो उसमें सोचा फिर कि ऐसे में क्या करना चाहिए। ओके। तो जैसे पिरामिड होता है, पिरामिड में जैसे वंस यू गो अप इन द लैडर तो राइट, कम हो जाता है एग्जैक्टली, सर्कल सर्कल जो कम हो जाता है। तो इसमें भी वैसे ही है, आप जब प्रोफेशनल करियर में हायर लेवल पे होते हैं तो हायर लेवल पे जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। तो श्रीराम लाइफ से मुझे वो टाइप का जॉब दूसरी कंपनीज में मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो आई वेटेड, मेट वेरियस पीपल, तो नेटवर्क तो काफी अच्छा हो गया था मेरा, बट उसके बावजूद दिक्कत आ रही थी। देन आई रियलाइज कि व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन। इसमें थोड़ा मोटिवेशन मुझे अपने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी मिला। क्या बात उन्होंने 2015-16 में उन्होंने मेक इन इंडिया या इंडियन स्टार्टअप के लिए काफी सारे घोषणाएं की थी। एंड दैट टाइम उन्होंने एक सेंटेंस पास किया था कि नौकरी करने के बदले में बजाय अब व्हाट यू कॉल पकोड़ा बेचने भी करोगे तो भी यू कैन बी अ गुड एंटरप्रेन्योर। ऑफ कोर्स दैट सेंटेंस वाज अ लाफिंग जोक दैट टाइम, बट शायद ही कुड फोरसी कि जॉब में दिक्कत आ सकती है। तो उन्होंने तब वो सलाह दी थी कि जॉब में डिपेंडेंसी के बजाय you should be a job creator rather than job seeker, you should be a job creator. तो वो ध्यान में रखते हुए देन आई रियलाइज कि नहीं, अभी जब 9-10 साल अपन ने फाइनेंस साइड में काम किया है, व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन। तो तब वो दौरान मैंने देखा था कि एक्सपीरियंस भी किया था कि लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत कम है। तो वो ध्यान में रखते हुए फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि अपन अपना स्टार्ट करें। मैं बहुत गौर से सुन रही थी सर आपके पूरे जर्नी के ट्रांजिशंस को, जहाँ पे आपने जॉब एक एक स्विच किया था। अक्सर लोग जब अपने फर्स्ट करियर के फर्स्ट फेज में होते हैं, दे डू नॉट प्रेफर टू गेट इनटू अ सेल्स पोर्टफोलियो, क्योंकि हमेशा लोग क्या होता है, सेल्स को एज अ ट्रांजैक्शन, एज अ कन्वर्जन या टारगेट, ये दो ही सूरतों में देखते हैं। बट आपका पूरा जो करियर ग्राफ है टोटली चैलेंजिंग है। तो मुझे जानना है कि व्हाई सेल्स, क्यों? ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एमबीए मार्केटिंग किया हूँ, और अगर मार्केटिंग में आपको फील्ड करियर बनाना है तो सेल्स प्लेज ए क्रूशियल रोल। आपको एक्चुअल फील्ड में क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं शुरुआत में बताया कि मैं अमरावती से आया हूँ, वहां पे एक माइंडसेट था कि ग्रेजुएशन होने के बाद में आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना है, दैट इज ऑल्सो नथिंग बट सेल्स ओनली। तो यहाँ पे एक माइंडसेट मेरा ऑलरेडी तैयार था कि मुझे सेल्स में आना है। दैट इज बिकॉज अगर मार्केटिंग में आगे बढ़ना है तो सेल्स में एक्चुअली क्या होता है, इसी ऑफिस में बैठ के आप स्ट्रेटेजीज बनाते हो और फील्ड में घूमने के बाद में स्ट्रेटेजीज बनाते हो, तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, 92, 93। तो वहां पे सेल्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत थी और सेल्स में करियर भी बनता था। अभी सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है। अभी सेल्स में उतना लोग प्रिफर नहीं करते हैं। दैट इज बिकॉज पीपल का एम्बिशन अलग हो गया है, लोगों के एक्सपेक्टेशन अलग हो गए हैं, उसके कारण लोग सेल्स में नहीं जाना चाहते हैं। बट अगर सेल्स में अगर जाता है कोई मार्केटिंग का बंदा तो उसको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या होता है। और सेकंड एस्पेक्ट में यहाँ पे एक स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा, कुछ 2 कंट्रीज है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसराइल। वहां पे जैसे मैंडेटरी है कि आपको 2 साल आर्मी में स्पेंड करना है। उसके पीछे का रीजन है यू इनकलकुलेट द डिसिप्लिन फैक्टर। आपको डिसिप्लिन में जीने की आदत लग जाती है, नेशन के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ती है, दैट द एडिशनल थिंग। वैसे ही अगर आप सेल्स में आते हो तो आपकी एक डिसिप्लिन की लेवल बढ़ जाती है। क्योंकि सेल्स में आप फील्ड में जब होते हो तो काफी डिसिप्लिन अप्रोच से चलना पड़ता है आपको। अभी तो काफी सारे सीआरएम पैकेजेस आ गए, काफी सॉफ्टवेयर आ गए जहाँ पे ट्रैकिंग ऑफिस में बैठ के, एचओ में बैठ के आपके सेल्स के ऊपर रखा जाता है, बट वहां तब नहीं था। आपको आपसे खुद से सिंसियर ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि आपके फिगर्स ही आपको सच्चा या झूठा
जस्टिफाई करेंगे। यस, अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे तो आपको आपके फिगर्स अलग फिगर देंगे। अगर आप नहीं करोगे, शॉर्टकट मारोगे, तो कहीं ना कहीं तो फिगर आपके डिरेल तो होने ही वाले हैं। एग्जैक्टली। तो उसके कारण सेल्स में मैंने करियर स्टार्ट किया और शुरुआत के 4 साल लिटरली आई वाज ऑन द रोड ओनली। बस में रहो या ट्रेन में। तो तब मैंने, अभी तो रेलवे बुकिंग वगैरह सब इंटरनेट वगैरह में हुआ है, तब उतनी आदत नहीं थी। तो बसेस से कैसे पे ये करना, तो इवन टूर ऑपरेटर्स के साथ में दोस्ती थी, बिकॉज फ्रीक्वेंटली आई यूज्ड टू गो टू गोवा। राइट। तो लास्ट मोमेंट पे जब मेरा ट्रिप डिसाइड होता था, तो लास्ट मिनट में बसेस, तब कोकण रेलवे डेवलप नहीं हुई थी, इट वाज इन द डेवलपमेंट स्टेज। तो बस से कैसे जाने का, आपको टिकट कैसे मिलने का, तो ड्राइवर से लेकर क्लीनर तक भी मुझे जानते थे। आई नेवर हैड एनी प्रॉब्लम कि मुझे टिकट कभी मिला नहीं है या मुझे वापस आना पड़ा है, ये कभी मुझे मिला हुआ नहीं है। Wonderful. तो ये सेल्स आपको सिखाता है कि आपको लाइफ में कैसे डिसिप्लिन रहना है और प्रैक्टिकल अप्रोच से कैसे सिचुएशन को फेस करना है। ऐसे में बैठ के तब यानी मैंने आई ऑलवेज हैड, यानी मेरी फैमिली भी यानी पर्टिकुलरली वाइफ क्लिप करती है कि तू तेरे जूनियर लोगों के लिए बहुत झगड़ता था। तो उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि सेल्स देखा है मैंने, तो आई नो दिस सेल्स पीपल कौन से सिचुएशन से जाते हैं, उन्हें क्या फेस करना पड़ता है। सिर्फ बीइंग इन पावर आई कैन नॉट डिक्टेट द टर्म्स। इफ आई नो द सिचुएशन दे आर फेसिंग, ऑफ कोर्स माय जॉब इज टू गेट द थिंग्स डन। मैनेजमेंट और हमने जो गोल डिसाइड किए हैं वो तो अचीव करना ही है, बट उनके प्रॉब्लम समझ के अगर उसमें मैं कुछ इनपुट्स डालता हूँ, और वो ही मैंने किया जिसके कारण मेरे रिजल्ट्स का लेवल एक अलग हुआ करता। वंडरफुल। तो ये मेरी सेल्स की जर्नी थी टोटल, और इसी के कारण मैंने सेल्स से शुरुआत की है जिंदगी में। ओके, सो रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फिर वो आपका ट्रैवल हो या क्लाइंट्स है, फील्ड जॉब है, फील्ड वर्कर्स है, सबके साथ में जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक अप्रोच कहेंगे, तो वो तब से आपको उस जॉब ने दिया हुआ है, सो यू विल बी रियली थैंकफुल फॉर दैट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। रिलेशनशिप कैसे डेवलप करने का है, रिलेशनशिप डज नॉट मीन कि वो ट्रांजैक्शन पे आपकी फिनिश होनी चाहिए, वो ना होते हुए उसे कैसे डेवलप करना है, वो सेल्स के जॉब में ही मैंने सीखा। जैसे मैंने बताया कि बस क्लीनर से लेके ड्राइवर तक से भी रिलेशन डेवलप थे। so तो उसके कारण मुझे वो दिक्कत कभी हुई नहीं है। काफी सारा ट्रैवल किया है, ऑल ओवर इंडिया घुमा हूँ मैं सेल्स के कारण, काफी हुक एंड नुक कॉर्नर में गया हूँ इंडिया के, तो काफी सारा देख के गया, कर्टसी मेरा ये सेल्स का करियर। तो उसके कारण फैमिली को भी काफी दिखाने का मौका मिला है, एंड थैंक्स टू ऑल दिस प्रोफेशनल कंपनीज। और ओवरऑल कितने साल अपने जॉब में निकाले? टोटल मेरा सेल यानी जॉब में मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, जैसे 25 इयर्स। एंड शुरुआत के 4 साल अगर छोड़ दे तो उसके बाद में आई ऑलवेज यूज्ड टू हैंडल मैन पावर। तो मैन पावर को कैसे हैंडल करने का, आई स्टार्टेड विद 2 पीपल्स। जब मैंने छोड़ा तो दैट टाइम आई वाज हैंडलिंग ए टीम ऑफ अराउंड 125 प्लस पीपल। वो डायरेक्टली लेवल पे मुझे रिपोर्ट करते थे। उसके आगे एजेंसी फोर्स था, दैट इज डिफरेंट, बट ये 125 पीपल दे वर डायरेक्टली ऑन कंपनीज पेरोल। ऑफ कोर्स हायरार्की हुआ करती थी, तो 125 पीपल से मुझे डायरेक्ट कभी ऐसे डे टू डे बेसिस पे इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं आई, बट हायरार्की के कारण वो मैनेज काफी अच्छा हुआ। तो मैन पावर को कैसे मैनेज किया जाता है और ह्यूमन रिलेशंस को कैसे डेवलप किया जाता है, ये सब मुझे ये सेल्स करियर ने सिखाया। Amazing. Any one experience you would like to share about कि being on a top level, क्योंकि आपने बताया कि आपके जितने भी जॉब रहे हैं वो सारे जॉब में आप रीजनल हेड, कंट्री हेड, या फिर वो कहते हैं ना, तो उस लेवल का आप बड़े डेजिग्नेशन पे ही रहे हो। तो ऐसा कोई मोमेंट आया है जहां पे आपका उस डेजिग्नेशन पे होते हुए, एक जैसे आपने मेंशन किया हायरार्की वाइज, तो कभी कोई जूनियर लेवल है या कोई वर्कर है जो आपसे बात करना चाहता है और आपने उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है या उनसे मुलाकात हुई है? एक अच्छा सवाल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो जब मेरा जैसे लास्ट जॉब में था तो मेरा पोस्टिंग जयपुर में था। तो नॉर्मली नॉर्थ इंडियंस ना थोड़े एग्रेसिव होते हैं, और बीइंग फ्रॉम ए टिपिकल महाराष्ट्रियन फैमिली में थोड़ा पेशेंस ज्यादा है मुझ में। तो वहां पे जब मेरा पोस्टिंग हुआ था तो मुझे यानी नो कोऑपरेशन जोन में मैं गया था। वहां पे मुझे वहां के जो लोग थे दे वर एक्सपेक्टिंग प्रमोशन, बट मुझे बाहर से आके वहां पे प्रमोशन पे लाया गया था।
मैनेजमेंट की सोच थी वो, यानी Exactly. इट वाज नॉट गेम, एनी गेम प्लेड बाय मी, समथिंग एनीथिंग। True, true. तो जिनका प्रमोशन नहीं हुआ था उन्होंने कोऑपरेशन करने से मना किया था। Oh. एंड उनका जो नॉर्थ के लोग है ना, दे आर वेरी एग्रेसिव, यानी बात बात भी बात करते हैं ना तो तेरा उनका वॉल्यूम का जो आवाज का जो वॉल्यूम होता है Loud. वो लाउडर हो जाता है। Yes. तो यानी जब मेरा पोस्टिंग हुआ था तो जो मेरे अंडर में काम करता था, ही वाज ऑक्युपाइंग अ बिगर केबिन मीन फॉर मी, Okay. एंड मुझे एक छोटा सा केबिन, उसने बोले आपको ये यूज करना है। अच्छा, अभी केबिन के पीछे मैं गया ही नहीं था, ठीक है, मुझे मेरा पावर्स कैसे यूज करना था वो मुझे पता था। ठीक है। एंड वही बंदा 4 महीने में उसका माइंडसेट चेंज करके मेरे साथ काम करना चालू कर दिया। Wonderful. तो ये काफी सारे वाकई थे जिसमें लोअर लेवल के लोग भी जो थे, आई वाज ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम, जो आपका सवाल था। तो इनके कई इश्यूज थे, यानी जब टूरिंग पे जाता था Right. तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ऐसी जगह पे टूर जब करता था Okay. तो फैमिली से दूर था, तो पब्लिक यानी सेल्स को लोगों को मालूम था कि ये फैमिली से दूर है। True. तो मुझे कभी होटल में बहुत रेयरली खाना पड़ा है। अच्छा, ऑलवेज यूज्ड टू हैव फूड एट देयर प्लेस। wow. वो लेके जाते थे, घर में खाना खिलाते थे, बट दैट डजंट मीन कि लीनेंसी जॉब में आई थी। Agree. अपना जॉब एक साइड में, बाकी की चीजें अपने साइड पे। बट आई वाज ऑलवेज अवेलेबल टू माय जूनियर्स व्हेनेवर दे रिक्वायर एनी काइंड ऑफ हेल्प, ऑलवेज अवेलेबल। So yes, we understood about कि आपके सेल्स का जर्नी कैसे रहा एंड काफी इंस्पायरिंग था सर वो। एंड मुझे अभी ये समझना है कि आपने बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी इंडस्ट्री स्पेसिफिक काम किया है, मतलब वेदर इट इज B2B, B2C, सर्विस इंडस्ट्री, प्रोडक्ट इंडस्ट्री, ये जब आप स्विच ओवर कर रहे थे क्या एक्सपीरियंस, बिकॉज ये बहुत सारे लोगों को ये डिफिकल्टी आता है कि एक स्पेसिफिक निश को पकड़ के वो चलते हैं, दे कैन नॉट हॉप इनटू द इंडस्ट्री स्पेसिफिक। तो हाउ डिड यू मैनेज? शुरुआत जैसे मैं की थी यूनियन कार्बाइड एवरेडी बैटरीज के बारे में, तो एवरेडी बैटरीज में उन्होंने ड्यूरिंग ये 5 साल जब मैंने उनके साथ स्पेंड किए थे, तो चौथे साल में उन्होंने हेंकेल करके कंपनी, जर्मन कंपनी Yes. थी, उनका एक हेंको डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया था। Okay. तो प्रोडक्ट अभी बैटरी से डिटर्जेंट पाउडर, इट वाज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट Yes. प्रोडक्ट ओनली। बट ट्रेनिंग तो मिलता ही है, सिर्फ ट्रेनिंग मिलने के बाद पढ़ाई जैसे होती है कि टीचर्स, प्रोफेसर सिखाने का काम करते हैं, बट सीखने का काम अपने को करना पड़ता है। Absolutely. वैसे ही ट्रेनिंग तो उन्होंने दिया, बट हम लोगों ने, जैसे मेरे साथ, मैं अकेले नहीं, मेरे साथ भी काफी सारे कलीग्स थे, उन्होंने जेन्युइन एफर्ट्स किए कि हेंको डिटर्जेंट पाउडर को समझ दे करके। तो दैट जो ये था कि ट्रेनिंग को सीरियसली लेने का जो ये था, नजरिया था, वो काम में आ गया। सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग में इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बिकॉज टेंजिबल रहता है, आपको दिखाना है कि क्या है। मेन सवाल उठता है कि आप जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट में जब जाते हो, लाइफ इंश्योरेंस होता है, ये इंटेंजिबल है। True. और उन्हें बताना है कि अगर आप नहीं रहे तो आपके फैमिली को क्या मिलना है, ये फेज जो है ये बहुत डिफिकल्ट होता है। That's the worst thing. वर्स्ट थिंग, आपको पॉलिसी होल्डर को समझाना है कि आप नहीं रहे तो इनडायरेक्टली ये बोलता है यार आप मेरा बुरा चाहते हैं, तो उनको कैसे बात करने का, ये भी एक ट्रेनिंग मिलता है। अभी तो काफी सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आ गए हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 2006। Right. तो वो टाइम पे ये था नहीं। बट जब मैंने वहां पे रीजनल मैनेजर करके ज्वाइन हुआ, तो मेरे अंडर में जो लोग थे वो ऑलरेडी इंश्योरेंस में 5-5, 7-7 साल काम कर चुके थे। Okay. तो मुझे जेन्युइनली एफर्ट्स लेना पड़ा, क्योंकि एक शुरुआत में मुझे 15 दिन का ट्रेनिंग चेन्नई में थे। 15 दिन में आप कभी सीख नहीं सकते हो। So true. तो मुझे आके ऑन माय ओन सीखना पड़ा मुझे। Okay. तो मेरे जो पीयर्स थे, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स लोग थे, उनके साथ भी मैंने पूछा कि क्या होता है, कैसे होता है, और पूछने का जो आदत है, यानी मेनी पीपल में उसमें कॉम्प्लेक्स रहता है कि मैं सवाल कैसे पूछूं। True. फॉर्चुनेटली ये कॉम्प्लेक्स मेरे में कभी था नहीं, क्योंकि मेरे में मुझे मालूम था कि क्या कमियां है। Right. तो वो ध्यान में रखते हुए ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने का मैंने जेन्युइनली एफर्ट्स किया। एंड इन अ स्पैन ऑफ 6 to 8 months, Okay. I was at par with my junior people as far as product knowledge is concerned. Okay. ये बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप जब इंश्योरेंस, पर्टिकुलरली इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्रोडक्ट में होते हो, तो एडमिन वर्क तो अलग होता है, बट जहां प्रोडक्ट की बात होती है तो यू नीड टू बी एट दैट लेवल कि जहां पे वो जूनियर बंदे के सामने आपका इंप्रेशन कर
क्रिएट हो। या साथ साथ आप कस्टमर को भी मिलना होता है, HNI कस्टमर होते हैं, अल्ट्रा HNI कस्टमर होते हैं, उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में बताना है। तो वहां पे एक फंबल भी अगर होता है या अगर एक गलत भी होता है तो यू आर आउट। तो वहां पे प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। तो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो, क्लाइंट के बारे में एडवांस में जानकारी लेता था मैं। जब HNI को मिलना है तो एडवांस में जानकारी लेने के बाद ही प्रिपेयर करके, तो इनफैक्ट जूनियर के साथ में वो फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता था कि वो क्या सवाल पूछेगा, वो मैं कहाँ पे पिचिंग करूंगा। तो ये सेटिंग करने के बाद ही हम लोग HNI को मिलने जाते थे। इवन सेम गोज फॉर एडवाइजर्स की मीटिंग्स होती थी, एडवाइजर्स की ट्रेनिंग होती थी। तो काफी सारी चीजें होती थी, प्रोडक्ट्स के फीचर्स क्या है, उनको इनकम टैक्स का बेनिफिट क्या मिलने वाला है, ये सब चीजें उनको बतानी पड़ती थी। तो ये सब ट्रेनिंग तो होता है, बट आपको कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल ये दोनों मोड पे आपको सीखने की जरूरत है। कंटिन्यूअस तो है बट हायर लेवल, क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्री में कंटिन्यूअस चेंजेस होते रहते हैं। तो ये चेंजेस से वाकिफ होना या अपडेट रखना ये बहुत जरूरी है, और ये मैंने पूरी कोशिश की है। सी यू कैन नॉट बिकम 100% एक्सपर्ट, ओके, बट एटलीस्ट अगर आप 70-80% लेवल तक भी पहुंच सकते हो। एंड एक जेन्युइननेस अगर आपके बिहेवियर में आता है कि कोई सवाल नहीं मालूम, कोई सवाल का अगर आपको जवाब नहीं दे पाते हो, तो मेक इट ए पॉइंट कि मैं आपको रिवर्ट करता हूँ। और ये जेन्युइननेस मैंने दिखाया है, जिसके कारण मैं बहुत बार बचा भी हूँ। गलत सवाल, गलत जवाब नहीं दिया है, और ये जेन्युइननेस के कारण मुझे फायदा ही हुआ है। एग्जैक्टली। तो इसके कारण मुझे प्रोडक्ट या इंडस्ट्री चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आई। यानी टेंजिबल से लेके इंटेंजिबल इसमें प्रोडक्ट में भी जब गया इंश्योरेंस में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। फैंटास्टिक, आई मीन दैट इज अ कमेंडेबल थिंग, क्योंकि सेल्स का पार्ट सबसे पहले तो बहुत लोग नहीं लेते हैं। दे डोंट जंप इनटू द सेल्स अनलेस एंड अनटिल दे डोंट हैव दैट करेज कि वो पार्ट ही नहीं, सेल्स सुन के ही लोग डर के भाग जाते हैं। बट यस, ये एक जो कंटिन्यू लर्निंग प्रोसेस है जो आपने बताया, दिस इज ये एक आर्ट है जहां तक मुझे भी पता है। दिस इज एक्चुअली एन आर्ट दैट यू नो हाउ द वे यू कम्युनिकेट टू योर कस्टमर, एंड रादर देन ट्रीटिंग देम एज अ कस्टमर यू नीड टू एजुकेट देम ऑन अ फ्रंट लाइन। कि ये बहुत अच्छा आपने एक्चुअली एक सेंटेंस बोला कि लाइफ इंश्योरेंस में उस वक्त जब आपने शुरू किया था, आपको लोगों को ये बताना है कि आप मर चुके हो और उसके बाद जाके ये मर सकते हो। हाँ, मर सकते हो, या वो माइंडसेट में ही ये करना कि भाई अब ये चीज है, और वो चीज के लिए आपको वो पॉलिसी या प्रोडक्ट या जो भी है बेचना है। सो कभी आपको ऐसा कोई वियर्ड सा क्लाइंट या चैलेंज मिला है? काफी सारे आते हैं। यानी जब मैं राजस्थान में पोस्टिंग था मेरा, तो एक क्लेम सेटलमेंट आया था। तो नॉर्मली फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हमें ही करना पड़ता था। उसके बाद में कंपनी के लेवल पे या को इंश्योरर जो होता है, री इंश्योरर्स होता है, तो उनसे भी इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इनिशियल वो पॉलिसी निकालने के बाद में 6 महीने के अंदर ही वो पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई थी। तो मैं इनिशियल इसमें फैमिली से मिलने गया, तो मैं, मेरे साथ में 2 जन थे। राजस्थान अगेन बीइंग ए नॉर्थ सेंट्रिक स्टेट, थोड़ा एग्रेसिवनेस रहता ही है। तो जब वो पॉलिसी होल्डर के बारे में बात कर रहा था उससे रिलेटिव से, तो एक दूसरे रूम का ना कर्टन जो होता है वो थोड़ा हिल रहा था। तो हिलते हिलते वो पॉलिसी होल्डर का वहां पे फोटो टंगाया था। तो उसमें डेट ऑफ डेथ जो थी ये पॉलिसी लेने की पहले की थी। ओ, इज इट? तो ऐसे काइंड ऑफ वियर्ड कस्टमर, तो क्लेम तो ऑब्वियसली रिजेक्ट ही होने वाला था, बट उनको वो जो एजेंट था उसने मिस सेलिंग किया था। नॉर्मली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में मिस सेलिंग बहुत होता है, अभी भी वो है, यानी रेगुलेटर्स काफी स्टेप्स ले रहे हैं, उसके बावजूद भी मिस सेलिंग काफी हद तक हो रहा है। तो वो जो पॉलिसी होल्डर का जब फोटो देखा, तो मैंने फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट फैमिली से बात की कि ये जो है वो फोटोग्राफ्स मुझे दिखाओ। तो दे कुड मैनेज कि वो डेथ सर्टिफिकेट पॉलिसी के बाद का हो, कैसे मैनेज किया मुझे पता नहीं है। ओके, बट दैट वाज द केस। बट जब वो देखा तो उनसे जब क्रॉस क्वेश्चनिंग किया, तो एट वन पॉइंट उसके वाइफ के मुंह से निकल गया कि हाँ, वो उनकी डेथ पहले ही हो गई थी करके। और तो वो पॉलिसी के मतलब जो पॉलिसी जिस पर्सन का निकला था वो आदमी पहले से पॉलिसी लेने के पहले ही उसकी डेथ हो गई थी। ओके। तो उसको जो एडवाइजर्स रहते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इंश्योरेंस एडवाइजर्स जो बोला जाता है, तो उसने शायद इग्नोरेंस में हो सकता है
या Okay. उसे पता नहीं है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री कितनी स्ट्रिक्टली काम करती है, उसने उनको बताया कि अपन पॉलिसी लेते हैं और क्लेम सेटल करवा लेंगे। ओ, इतना बड़ा। इतना बड़ा है, तो ऐसे ही है, यानी बहुत कंपनी ने राजस्थान में अपना ऑपरेशन भी बंद कर चुके थे वो। अभी तो काफी सारी Okay. चेंजेस हुई है, ट्रू। यानी रेगुलेशन में भी जो रेगुलेटर है IRDAI करके जो है, उन्होंने भी Right. काफी सारी चेंजेस लाई है, जिसके My कारण God. अभी जो है अपफ्रंट ही आपको बताना पड़ता है कि, यानी दोनों साइड को वो कंपल्शन है कि True. कंपनी को भी बताना पड़ता है और Yes. पॉलिसी होल्डर को भी बताना पड़ता है कि मेरी क्या प्रॉब्लम्स है या फाइनेंशियली हाउ साउंड आई एम, उस बेस पे ही वो पॉलिसी इश्यू होती है। तो Okay. ऐसे काफी सारे वाकये होते हैं। True. दूसरा एक वाकया था जहाँ पे पॉलिसी होल्डर को काफी अच्छा इन्वेस्ट करना था अच्छा। इंश्योरेंस हाँ। में। तो दैट टाइम आई मीन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पे ही हम लोगों ने उसको वो प्रोडक्ट पिच किया था। True. तो उसको कुछ मेडिकल कंडीशंस थी, Okay. तो उसके वो डर था उसको कि शायद मेरा पैसा ब्लॉक हो सकता है अगर पॉलिसी रिजेक्ट हुई। Okay. तो एज ए हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन आई टुक द कॉल ऑन माय ओन कि नॉर्मली एक अंडरराइटर करके होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, Okay. दोज हु डिसाइड्स वेदर पॉलिसी नीड्स टू बी इशूड और नॉट। Okay. तो उसके मेडिकल पेपर सब मैंने लिए, चेक मेरे साथ में रखा, मैंने बोला चेक मैं डिपॉजिट नहीं करूंगा जब तक उनसे ग्रीन क्लियरेंस नहीं होता है। Right. तो उनसे ग्रीन सिग्नल आया, मुझे 5-7 दिन लगे, तब तक चेक मेरे ड्रॉवर में पड़ा था। Okay. जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, क्लाइंट को बताया कि पॉलिसी इशू हो सकती है, True. चेक डिपॉजिट हुआ, क्लाइंट वाज सो हैप्पी Okay. कि बोला कि ये इतना जो आपने अपफ्रंट बोला था और चेक डिपॉजिट नहीं किया, तो नॉर्मली ऐसे होता नहीं था Yes, तब। हाँ. अभी तो काफी सारी चेंजेस हुए, तो उसने अपना तो पॉलिसी लिया ही लिया। उसके बाद में मुझे उसी क्लाइंट, उसी दर्जे के, उसी लेवल के HNI क्लाइंट 10 क्लाइंट मुझे दिए थे Wow. उसने। तो ये काफी सारे होते हैं। That's a trust. ये तो पॉजिटिव एग्जांपल हो गए, निगेटिव भी आए जहाँ पे वो कोई सुनने को ही तैयार नहीं होता है। तो वहां पे सिखाया जाता है कि 2 बार फॉलो अप लो, 3 बार फॉलो अप लो, उसके बाद में अगर नहीं पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे तो वाइंड अप द कॉल। Okay. तो ऐसे भी होता है। Wonderful. So ये आपका मतलब जो फेज रहा है जिसमें आपने इतना वर्सेटाइल इंडस्ट्रीज को केटर किया है, एंड देन दिस सेल्स पार्ट ऑफ योर व्हेन यू हैड कंटिन्यूड इन, तो क्या आपने ये सेम लर्निंग आपके जूनियर्स को या आपने किसी को ट्रेन किया होगा, उनको भी ऐसा लगा, जैसे बोलते हैं ना कि एक आप व्हेन यू आर रीचिंग ऑन अ टॉप 5 लेवल ऑफ योर लीडरशिप, तो एक 5th लेवल जो होता है कि दैट यू हैव टू क्लोन योरसेल्फ, आपको Correct. आपका क्लोनिंग करना है। तो हैव यू एवर थॉट ऑफ कि आपको आपको आपके जैसा कोई बंदा मिला हो जो आपके ही अंडर सीख के आपको लगता हो कि हाँ ये मेरे जैसा है ये? काफी सारे, यानी हर जॉब में मैंने एक मेरे जो ये था, यानी जो मेरे एक्सपेक्टेशन जैसा काम कर रहा था, आई वोंट कॉल दैट एज ए क्लोन, राइट। क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है, हर आदमी का अपना अपना एक नजरिया होता है, वे ऑफ बिहेवियर होता है। Exactly. तो मैंने मेरे जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो भी मेरे जूनियर लेवल के बंदे थे, उसमें से 2 जन को वैसे मैं पैरेलली तैयार करता था। Wonderful. और इसका फायदा मुझे जब मैं इंश्योरेंस में था, जब मेरा पोस्टिंग राजस्थान में था, तो एटलीस्ट 2-3 महीने में मुझे 5-6 दिन के लिए मुंबई आना पड़ता था। Okay. तो दैट टाइम ऑफिशियली मैं उनको डेलीगेट करता था। और HO ने ये बात अप्रिशिएट की थी कि ये नया फंड आप ला रहे हो जहाँ पे आप डेलीगेट कर रहे हो कि विद इन द फ्रेमवर्क यू कैन टेक द कॉल। Wow. आप कंपनी के गाइडलाइंस को तोड़ो मत। True. बट जो है तो गाइडलाइंस वी आई यूज्ड टू सेट, उनको बताता था कि ये गाइडलाइंस के अंदर आप डिसीजन ले सकते हो, एंड दैट हैज वर्क, यानी काफी सारे मिरेकल भी उसमें से हुए हैं। तो जब मैंने जॉब छोड़ा था तो कंपनी को वो इश्यू नहीं आया था कि इसका रिप्लेसमेंट कौन होना चाहिए करके, बिकॉज 4 से 5 बंदे तैयार थे। सुपर। और एक ध्यान में रखिए कि आपका डेटा हो या आपका क्लाइंट हो, ये जब आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, कुछ भी हो जाए वो आपको छोड़ के नहीं जाता है। True. वैसे ही आपका जो जूनियर बंदा है, आप कितना भी सिखाओ, वो आपको रिप्लेस, जब तक आप कुछ गलत नहीं करते हो कंपनी के नजरिए से, वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। आप ही रहते हो, वो ही रहता है। आपके लेवल पे आ सकता है, आपको सुपरसीड करके जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वो डर मैंने कभी रखा नहीं था, उसके कारण मुझे काफी फायदा हुआ। Amazing. That's great. सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इस एपिसोड का,
आपने आपका बिजनेस एट द एज ऑफ 48 शुरू करने का डिसीजन लिया है, और मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्रूशियल पार्ट है सबके लिए ये सुनना कि क्या एक आदमी एट द एज ऑफ 48 अपना बिजनेस शुरू करना चाहेगा। जहां लोग ये सोचते हैं सर कि 48 के एज में रिटायरमेंट ले लेते हैं, आराम करते हैं, आपने कहा यहां से शुरू करते हैं। वाकई में आपको फैमिली का फियर, रिजेक्शन, बहुत सारे थॉट्स आए होंगे इसमें। क्या आप उस फेज के बारे में बताएंगे? जरूर जरूर। जैसे मैंने बीच में बताया था कि जब श्रीराम लाइफ में इंश्योरेंस में जब मैं जयपुर में पोस्टिंग था, तो पिताजी को थोड़ा मेडिकल इश्यूज डेवलप हुए थे। तो उसके कारण मुझे मुंबई आना जरूरी हो गया था। तो अभी मुंबई आके करना क्या है, तो काफी सारे मैंने कोशिश की, बट जैसे पिरामिड में ऊपर के लेवल पे जैसे नैरो हो जाता है, वैसे ही आप जब प्रोफेशनल करियर में होते हैं, वंस यू गो अप इन द लैडर, तो आपका वहां पे स्कोप बहुत कम हो जाता है। तो काफी सारे प्रयास करने के बाद भी मुझे मेरे लाइकिंग का जॉब नहीं मिल रहा था। तो इसलिए देन सोचा कि व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग ऑन अवर ओन। और इसी बीच में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टार्टअप इंडिया एक कैंपेन स्टार्ट की थी। उन्होंने एक स्लोगन भी यानी एक मैसेज भी दिया था यंग एंटरप्रेन्योर्स को, बी एंटरप्रेन्योर, भले वो पकोड़े का बिजनेस क्यों ना हो, एंड इट बिकम ए लाफिंग जोक, बट उनके पीछे का उद्देश्य था कि जॉब सीकर के बजाय आप जॉब गिवर बनो, आप जॉब दूसरों को प्रोवाइड करो। तो ये सोच भी थी। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग ऑन ओन। तो इसमें क्या कर सकता हूँ, तो मुझे इंश्योरेंस और ये वेल्थ मैनेजमेंट का 9-10 साल का एक्सपीरियंस आ गया था। और लोगों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो लोगों से जानकारी लेना, तो उसके कारण बेसिकली मुझे फायदा हुआ। इसके पीछे का एक कारण है कि आई एम ए गुड लिसनर। सुनना मुझे अच्छा लगता है। नॉर्मली सेल्स पीपल जो होते हैं उनको बोलने की आदत होती है, सुनने की आदत कम होती है। बट जब फाइनेंस सेक्टर में आप काम करते हो तो आपकी सुनने की आदत अच्छी होनी चाहिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आगे वाले बंदे के क्या इश्यूज हैं। और रही बात 48 एज की, तो कोई एज बड़ी नहीं होती है। एज इज जस्ट अ नंबर। ये मैं ठाम विश्वास रखता हूँ ये इसमें कि एज इज जस्ट अ नंबर। अभी इसमें अगर कहूं तो 48 में लोग अपना इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट नहीं करते हैं। बट वॉरेन बफे जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट कहते हैं, माने जाते हैं, उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 16 की थी। 16 साल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। अब वो 94 है। बट उनका एक पॉपुलर स्टेटमेंट है कि 16 में स्टार्ट की, बट वो भी मैंने लेट किया है करके। तो 48 में स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली अपना एक टिपिकल माइंडसेट होता है लोगों का। तो लोगों ने मुझे काफी समझाया कि लुक आउट फॉर ए जॉब, यानी मंथ के एंड में आपको एक फिक्स सैलरी मिले करके। माइंडसेट ही वो बन जाता है। सेफ्टी पहले देखो। और 48 यानी कि अनदर 10 इयर्स आपका रिटायरमेंट हो जाता है। 58-60 में रिटायरमेंट हो जाता है। तो उसमें मुझे मेरे फैमिली ने काफी सपोर्ट किया, एंड वाइफ वाज वर्किंग। और मैंने जैसे बताया कि रीडिंग की हैबिट्स बहुत थी, तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। तकरीबन 2002 में मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। तो कॉर्पस मेरा अच्छा खासा जमा हो गया था। तो मुझे पता था कि ये कॉर्पस मेरे डॉटर के एजुकेशन के लिए, जो उस क्रूशियल फेज में थी, वो एमटेक के लिए उसे एडमिशन मिली थी, तो उसका एजुकेशन के लिए कॉर्पस मेरा तैयार था। और बिजनेस के लिए नॉर्मली एक बोला जाता है कि फर्स्ट 990 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन सर्वाइव दैट 990 डेज, 999 डेज टू बी प्रिसाइज, तो यू कैन डू द मिरेकल। नॉर्मली जो बिजनेसेस कोलैप्स होते हैं या शटडाउन होते हैं, ये 0 to 990 डेज, 999 डेज में ही होते हैं। नॉर्मली आइडिया तो बहुत सारे होते हैं, बट आइडिया इंप्लीमेंट करने के पहले बैकआउट हो जाते हैं, या फिर पहले जो 999 डेज है उसके बीच में इतने हर्डल्स आते हैं कि लोग उसमें से बीच में से निकल जाते हैं। So true. अभी ये जो फॉर्चुनेटली ये जो मैंने बिजनेस ऑप्ट किया था वेल्थ मैनेजमेंट का या फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, तो
तो इसमें कैपिटल की ज्यादा जरूरत नहीं। ओके। तो मुझे कैपिटल ज्यादा देने के बजाय मैंने क्या किया कि मेरा स्प्रेड बढ़ाया, राइट। जिसमें बिजनेस जो नेटवर्किंग क्लब्स होते हैं इसका फायदा मैंने उठाया। पहली बात मैंने ये की थी कि इसमें जो मिस सेलिंग है उसे मुझे टैकल करना है, तो मुझे मेरा इंप्रेशन एक अलग क्रिएट करना था। ट्रू। तो मैंने नॉर्मली जो देखा गया है कि जो इंश्योरेंस एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो पहले अपने रिलेटिव्स को टैप करता है। Agree. उसके एग्जैक्टली अपोजिट मैंने किया, मैंने मेरे रिलेटिव्स को टैप ही नहीं किया। Okay. मैं मेरे प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स को एक्सप्लोर किया, बिजनेस नेटवर्किंग मैंने ज्वाइन किया, तो उसमें से रेफरेंसेस मैंने जनरेट की। तो वो देख के फिर ऑब्वियसली रिलेटिव्स को एंजाइटी है कि ये करता क्या है, देन दे स्टार्टेड अप्रोचिंग। बट इसके दौरान काफी सारे रिलेटिव्स ने मुझे डायरेक्ट पागल वर्ड नहीं यूज किया, बट उन्होंने वही किया कि ये क्या कर रहा है, ये एज में नॉर्मली क्या कर रहे हो करके, इट्स नॉट सेफ नहीं है करके। बट वाइफ वॉज वेरी फर्म, अगर तेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस है यू कैन डू इट। मम्मी डैडी तो पेरेंट जो थे तो नॉर्मली ओल्ड एज थे, तो उनको ये टेंशन मैंने दिया नहीं था। एंड आई हैड दैट प्रोविजन कि मुझे अगर 999 डेज में अगर सक्सेस मिलना तो कॉन्फिडेंस था ही, और उसके बीच में जो फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे उसके लिए मेरा बैकअप प्लान तैयार था। फैंटास्टिक। तो उसके कारण मुझे कोई इश्यू नहीं हुआ। और मैं लोगों को कहूंगा, एडवाइस करूंगा कि जॉब मार्केट तो काफी श्रिंक होते जा रहा है। एआई, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं तो ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, बट एआई के कारण काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो बी एंटरप्रेन्योर, खुद के पैरों पे खड़ा रहना बहुत जरूरी है, और यही मैंने किया। 48 एज इज जस्ट नंबर, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, यही एज में मैंने मैराथन भागना भी स्टार्ट किया। नॉर्मली 48 में कोई भागता नहीं है, तो बट 48 से अभी लास्ट 9 साल में मैंने तकरीबन 21 किलोमीटर्स के अराउंड 52 हाफ मैराथन जिसे बोला जाता है वो कंप्लीट किए हैं। उसमें से एक जो है वो लद्दाख मैराथन है, जो 11,000 फुट पे है, 11,000 फीट हाइट पे है, वो भी मैंने कंप्लीट की है। तो एज पे मत जाओ। और ये प्रोफेशन मैंने ये जो चूज किया है, इसमें कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। एज लॉन्ग एज माय ब्रेन इज वर्किंग, माय बॉडी इज सपोर्टिंग मी, I'll keep on continue doing it. This is amazing. I mean, this gives me a goosebumps that ना आपने वो सिर्फ कहावत को कहावत नहीं रखा है, that age is just a number, but you proved it, you know, with your all experience, with your backup. मतलब बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करना है, एक आइडिया आ गया है, माइंडसेट है, लगता है कि हाँ ठीक है दुनिया जीत लेंगे, बट उसके पीछे का जो कैलकुलेशन है, जो मैथमेटिक्स है, जैसे अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपका 6 मंथ्स या 1 ईयर, जो आपने बोला वो बहुत ऐप्ट था, वो मोस्ट ऑफ द गुजरातीज या मारवाड़ीज दे यूज इट, और उनके बचपन से उनको सिखाया जाता है कि आपको, वो यूजुअली वो गद्दी पे बैठते हैं, अपने बिजनेस की जगह को गद्दी बोलते हैं, तो उनको ये बहुत अच्छे से सिखाया जाता है कि 999 दिन आपको गद्दी गर्म करनी है, मतलब वहां से हिलना नहीं है, आपको बैठना है, डटे रहना है, तब जाके वो बोलते हैं ना आग में जल के ही तप के सोना बनता है, वैसे वाला हिसाब। तो अगर वो आपने कर लिया तो देन यू आर मास्टर। राइट। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। गुजरात में सूरत के एक बड़े व्यापारी है, ओके, आई डोंट रिकलेक्ट द नेम, बट वो हर दिवाली में अपने 50 एम्प्लॉइज को मर्सिडीज जैसी कार गिफ्ट देते हैं। आई डोंट रिकलेक्ट द नेम, बट उनकी ट्रेडिशन क्या है, उनके यहाँ पे जब भी कोई बंदा, उनके फैमिली से बंदा ग्रेजुएट अगर होता है तो उसे वो 1 महीना अपनी आइडेंटिटी छुपा के काम करने को लगाते हैं। तो जैसे हाँ, और वो डेस्टिनेशन वो यानी जेब में सिर्फ 500 रुपए मैक्सिमम रहते हैं। He has to survive 30 days on that 500 रुपीज अर्न भी करना है, so that he can survive। आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है कि मैं क्या हूँ। उसके कारण वो बंदे को रियलिटी का एहसास होता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। और यही मैंने की कि नॉर्मली क्या होता है कि अपन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं विदाउट एनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिजनेस लॉन्च करते हैं। अगर आपका बिजनेस प्लान प्लेस पे है कि मेरा अर्निंग का प्रोजेक्शन क्या है, मेरा एक्सपेंसेस उसके
उसके प्रोपोर्शन में है क्या। नॉर्मली देखा गया है कि एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं, उसके से अंदर कंपैरिजन में बिजनेस आता नहीं है। इफ यू कैन कंट्रोल बोथ द थिंग्स, कि बिजनेस भी ध्यान रखे, एट द सेम टाइम एक्सपेंसेस अगर कंट्रोल में रखे, तो आपके ये 990 डेज 99 डेज का जो फॉर्मूला है ये डेफिनेटली सक्सेसफुल है। वंडरफुल वंडरफुल, दिस इज ये बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल लर्निंग होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हम हर फाउंडर के साथ में जब हम ये पॉडकास्ट करते हैं, द रीजन बिहाइंड ओपनिंग अप द एंटायर थॉट प्रोसेस की फाउंडर्स की जर्नी क्या है, क्योंकि हर फाउंडर, जैसे आपने स्टार्ट में कहा था, उनकी एक अलग जर्नी है, वो एक अलग लर्निंग लेके आता है, वो जीरो से स्टार्ट करता है और उसको एक अचीव करने में उसने जो हर्डल फेस किए हैं, आई एम श्योर दैट इज कमेंडेबल। और उससे जो इंसान सीख के आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटी वाली लर्निंग है, यू विल नेवर गेट दिस इन एनीवेयर, कहीं पर नहीं। वो वही इंसान दे सकता है जो उसको सीख के आगे निकला हो या गो थ्रू किया हो। इसमें इससे ना एक मेरा एक सवाल है आपको सर कि जब आपने जॉब किया था, वो एक अलग सेगमेंट था, क्योंकि जॉब में तो आपको पता होता है कि आपको फिक्स सैलरी मिलने वाली है, तो उसमें आपको ये नहीं होता। हाँ, ऑफ कोर्स ये माइंडसेट होता है कि जॉब में आपको सैलरी है तो पहली सैलरी की खुशी होती है, बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड बिहाइंड कि आपके बिजनेस में जब आपने आपका फर्स्ट ऑर्डर पिकअप किया होगा, जैसे आपने 48 की एज में स्टार्ट किया, बट उसके बाद आपको जब एक फर्स्ट ऑर्डर कंफर्म हुआ या फर्स्ट इंश्योरेंस आपने सेल किया, व्हाट वाज दैट मोमेंट? अगर वो शेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स वो आपके लिए बहुत प्राइसलेस मोमेंट होगा। राइट। वो जो पहला डील क्रैक करने का ये एक फीलिंग ही अलग होता है, डिफरेंट होता है। और जब आप बिजनेस कर रहे हो, वो बिजनेस का पहला डील ये कभी भी याद रहता है। तो मैंने जैसे बोला कि जब बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले 10 दिन में सिर्फ को लोगों को बता रहा था कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, तो पीपल वर क्यूरियस कि ये क्या कर रहा है करके। तो उसमें से एक मेरे फ्रेंड ने मुझे अप्रोच किया था कि यशवंत मुझे बता कि तू क्या कर रहा है और हाउ इट कैन हेल्प मी। तो वो जब आया तो उसका देखा मैंने कि इंश्योरेंस काफी मिससोल्ड हुआ था उसको, एंड उसका इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कुछ भी नहीं था। यानी वो एक अच्छे कंपनी में सीनियर लेवल पे था। तो उसका जब रिव्यू करने के बाद में मैंने फिर उसको गाइड किया कि इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस के तौर पे लेना चाहिए, और उसे एक टर्म प्लान मैंने सजेस्ट किया था। और जो इन्वेस्टमेंट के लिए उसे म्यूचुअल फंड का सहारा लेने को बोला था। उसके वाइफ हाउसवाइफ थी, लड़का जो था वो 7th स्टैंडर्ड में ही था तब। तो उसने वो कहना माना और उसने वो टर्म प्लान लिया था। 5 years डाउन द लाइन वो जो पहला मेरा क्लाइंट था उसकी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई। अगर वो क्लाइंट से इंटरेक्ट नहीं करता था तो उसके जो एग्जिस्टिंग सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान या इंश्योरेंस प्लान लिए थे, उसके कारण उसके फैमिली को फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते थे। बट जो मैंने चेंजेस रिकमेंड किए थे, जो टर्म प्लान उसे सजेस्ट किया था, वो इमोशनल लॉस तो उसकी फैमिली को हुआ, बट फाइनेंशियली उसकी फैमिली पूरी सेफगार्ड हुई थी। यानी इन अ स्पैन ऑफ 96 hours आफ्टर सबमिटिंग द डेथ सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वो जो 1 करोड़ का बीमा लिया था वो उसके फैमिली को, नॉमिनी को, जो वाइफ ही थी, उसे दिया गया था। तो उसके बच्चे का जो 10th में था वो सिक्योर्ड हो गया। उसकी वाइफ जो थी, हाउस वाइफ थी, उसका एक फाइनेंशियल बैकिंग मिल गया, स्टेबिलिटी मिल गई। तो ये कोइंसिडेंटली फर्स्ट क्लाइंट हुआ था, तो उसके कारण वो याद है और वो दोस्त भी था। बट ऐसे काफी सारे थे। यानी 20 दिन पहले एक क्लाइंट ने मुझे मेल डाला, बाद में फोन किया फैमिली के साथ में कि उसकी फैमिली को डॉटर के लिए जो शादी का अरेंजमेंट करना था, फाइनेंशियल जो अरेंजमेंट करनी थी, वो एक 10 साल पहले मैंने उसे रिकमेंड की थी। जब इस बिजनेस ये शुरुआती के क्लाइंट बेस थे। अच्छा। तो उसे 15 साल के बाद में था, बट वो जो गोल था वो 10 साल में उसका अचीव हो गया था। वाओ। तो उसने सामने से फोन किया कि यशवंत सर, आपके सजेशन के कारण मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई है, मैं मेरे फैमिली जो डॉटर का जो मैरिज के लिए जो मैं प्लान किया था वो इजीली अभी अकम्प्लिश हो सकता है। तो ऐसे सारे काफी है। क्लाइंट को बिहेवियर पैटर्न पे कंट्रोल रखना, ये बहुत ये लाइन की इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं जो स्पोरेडिक
मोमेंट पे डिसीजन लेते हैं। True. और ये मोस्टली नॉर्थ इंडियंस के बारे में देखा जाता है, नथिंग पर्सनल, बट एक True. स्टेटस सिंबल वहां पे बहुत ज्यादा है। I know. मेरे बाजू वाले के घर में अगर मर्सिडीज कार है तो मेरे घर में आनी ही चाहिए। तो ऐसे भी क्लाइंट है आते हैं, Yes. तो उनको समझाना पड़ता है। बट ये फर्स्ट क्लाइंट जो था, वट एवर केस में भी आउटकम अनफॉर्चुनेट था, ही इज नो मोर देयर नाउ, बट उसकी फैमिली अभी भी याद रखती है, उनका पूरा फोलियो मैं ही हैंडल करता हूँ। Okay. तो वो मुझे हरदम याद रहेगा पहला। That's an emotional touch for you. एब्सोल्युटली। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है और बहुत सारी लर्निंग हो रही है यशवंत सर आपके साथ में। दिस इज गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग। इसी के साथ में आपके बारे में एक स्पेशलिटी है जो मैंने सुनी है। आप अक्सर अपने आप को वेल्थ मैनेजर नहीं बट वेल्थ मेंटर बुलाते हैं। तो ये इसके बीच का जो डिफरेंस है, क्या वो थोड़ा समझाएंगे? सी, भारत एक अपनी यूनिक कंट्री है। Okay. यहाँ बेचने वालों की कमी कुछ नहीं है, बट फाइनेंस सेक्टर में बेचना ये चीज काफी हद तक सही इफेक्ट नहीं देती है। True. क्योंकि क्लाइंट के नीड समझने के बजाय आपको क्या बेचना है ये ध्यान में रखते हुए, तो वो जो आप दे रहे हो वो क्लाइंट को फायदेमंद है या नहीं है, वो बिना समझे बिना सोचे जब आप देते हो तो दैट इज कॉल्ड एज सेलिंग ओनली। तो शुरुआत से मैं जब श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहा था तब मैंने देखा था कि मिस सेलिंग किस टाइप का होता है। काफी सारे लोग थे, तो डे वन से मैंने अपने आप को उस कैटेगरी से बाहर रखा था कि आई वोंट बी ए प्रोडक्ट सेलर, आई विल बी ए सोल्यूशन प्रोवाइडर। तो इसलिए मैं अपने आप को वेल्थ मेंटोर कहता हूँ कि मैं फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ और उनके लाइफ जर्नी में उनको हैंड होल्डिंग करता हूँ। प्रोडक्ट सेलिंग का क्या होता है कि मैं प्रोडक्ट बेच के मेरा उनसे साथ में रिलेशन फिनिश हो जाता है, बट लेकिन जब मैं उनको हैंड होल्डिंग करता हूँ तो वेल्थ मेंटरिंग सही मायने में मैं कर सकता हूँ। इसमें काफी सारी चीजें हैं, जैसे वेल्थ मेंटरिंग जो होता है, सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल भारत में फाइनेंशियल अवेयरनेस बिल्कुल ही नहीं है। तो लोगों को प्रोडक्ट जो बेचा जाता है उसके बजाय अगर वेल्थ मेंटोर अगर आते हैं, उनके साथ में हैंड होल्डिंग करते हैं, तो लोगों को काफी उसका फायदा हो सकता है। अभी एक एग्जांपल दूं तो भारत में केवल 9%, 9 करोड़ लोग ये म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जो वेल्थ क्रिएशन के जो डिफरेंट टूल्स है उसमें से एक, यानी दैट इज नॉट द ओनली, बट उसमें से एक फायदेमंद टूल है म्यूचुअल फंड, वन ऑफ द टूल। बट इसमें अवेयरनेस लोगों को नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज इतना अट्रैक्टिव नहीं रहता है, तो लोगों को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। इसमें सस्टेनिंग बहुत रहना पड़ता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर एसेट अंडर मैनेजमेंट क्रिएट करते हो तो ये आपको अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। तो ये सब मेंटालिटी लेके मैं इसमें ये फील्ड में आया था कि मुझे प्रोडक्ट सेलर बनना नहीं है। अगर प्रोडक्ट सेलर बनता था तो चमचमाती गाड़ी में मेरे घर के सामने रख सकता था। वैसे गाड़ी चलाने का और इसका शौक था ही नहीं मुझे। जब वो एज में था तो काफी एंजॉय किया था, बट शुरुआत से ही मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पे अपने आप को रोल डिफाइन किया था कि एक वेल्थ मेंटोर के तौर पे मैं मेरे डिफरेंट जो मेरे इन्वेस्टर है उनके साथ में मैं हैंड होल्डिंग करूंगा। और शुरुआत से ही मैंने, ये मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल था। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि एक नॉर्मली एक मेल च्युअनिज्म अपने भारत में बहुत है। ये थोड़ा मेरे जो मेल क्लाइंट है उन्हें नहीं अच्छा लगेगा, बट फीमेल्स को फाइनेंशियल डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, क्योंकि एक सोच है कि इनको समझ में नहीं आता। ये बहुत गलत चीज है। तो मैं जब भी मेरा क्लाइंट मीटिंग के लिए आता है, आई मेक इट अ मैंडेटरी पॉइंट कि उनकी स्पाउस डिस्कशन में शामिल हो, क्योंकि एक सिक्स सेंस रहता है। डेफिनेटली अगर मेरी वाइफ ये पॉडकास्ट देखेगी, जरूर देखेगी, तो वो भी मानेगी कि ये प्रोफेशन में आने के पहले मेरा जो उसको बताने का लेवल था, ये प्रोफेशन में आने के बाद में वो बहुत बढ़ गया है। यानी हर चीज में मैं उसके साथ डिस्कस करता हूँ, उसके साथ में शेयर करता हूँ कि ये चीज कर रहा हूँ, ये चीज नहीं कर रहा हूँ। तो उसके कारण फैमिली लूप में रहती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और यही एक वेल्थ मेंटर का काम है। अगर मैं प्रोडक्ट बेचने जाऊं तो मैं किसी को देख के मैं निकल सकता हूँ, बट जब मैं वेल्थ मेंटरिंग करता हूँ तो इसमें ये सब फैमिली को अवेयरनेस करता हूँ,
अभी तो यहाँ तक ये किया है कि 10th 11th स्टैंडर्ड के लड़के लोग हैं, उन्हें भी मैं मीटिंग का पार्ट बनाता हूँ कि बच्चों को यही एज में अगर फाइनेंशियल मैटर्स पे अगर शिक्षा या अवेयरनेस हो तो उन्हें आगे जाके फायदा बहुत होता है। काफी सारे कॉलेजेस में मैंने 12th हो या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, इनको फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में बहुत सारी जानकारी देता हूँ और देते रहूंगा, क्योंकि इन भारत जैसे बोला कि एक यूनिक कंट्री है, जितना डेवलपमेंट होता है ना उतने ही फ्रॉड्स की संख्या भी बढ़ती है। राइट। अभी डिजिटल फ्रॉड बहुत लेफ्ट राइट सेंटर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। गूगल पे या यूपीआई के थ्रू पे करना बहुत आसान चीज है, बट उसके थ्रू कितना फ्रॉड्स हो रही है कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस पॉइंट पे मैं वो 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को जो है प्रॉपर गाइड करता हूँ कि अपने पेरेंट्स को सिखाओ आप कि कोई लिंक आती है तो पेमेंट ना करे। और ये वेल्थ मेंटर का काम है कि उसे बिजनेस तो होता ही रहेगा, उससे रेवेन्यू भी मिलता रहेगा, बट जो फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करने का काम है वो अगर कहीं रुक जाता है या अगर वो चलते नहीं रहेगा तो ये सेलिंग मेंटेलिटी कंटिन्यू रहेगी। आपने ये बहुत एप्ट और बहुत परफेक्ट पॉइंट कहा है इसमें कि जहाँ पे एक फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि अर्धांगिनी जो कहते हैं, और अगर आप हिंदू शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो जब 7 फेरे लेते हैं तो उस 7 फेरों में एक जो कहते हैं ना जो वचन रहता है वो ये भी रहता है कि एज अ हस्बैंड मैं जो कुछ भी इन्वेस्ट करूंगा या जो कुछ भी मैं मेरे प्रॉपर्टी में या इन्वेस्टमेंट में या जो भी पार्ट होगा आई विल मेक श्योर कि मैं ये आपको बता के करूंगा या उसका पार्ट आपको बनाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में ये फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब शादी तक तो रह जाता है, 7 फेरों तक रह जाता है, बट उसके आगे नहीं लिया जाता है। तो आई थिंक यू आर शेपिंग द नॉट ओनली दी फ्यूचर ऑफ दिस थिंग कि आप उनको एजुकेट कर रहे हैं, आप उनको मेंटोरिंग कर रहे हैं, बट आप अपने कल्चर को भी वहां रिप्रेजेंट करवा रहे हैं ताकि एक बहुत बड़ा जो फैक्ट है लोगों को वो दिखे। अब और आई एम श्योर दैट जो लोग ये पॉडकास्ट सुनेंगे या सुन रहे हैं उनके लिए ये एक आई ओपनर रहेगा कि हाँ ये सिर्फ एक आपकी जर्नी नहीं है, इसमें बहुत सारे लर्निंग्स छुपे हैं कि आप एज अ वेल्थ मेंटोर, इसकी सही परिभाषा आपने आज बताई है एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे ही मुझे एक चीज पूछना है आपको, जब आप अपने आप को वेल्थ मेंटोर कह रहे हैं या जब आप उनको एक एजुकेट कर रहे हैं तो क्या आपके लाइफ में या आपके इस 10 साल के करियर में, बिजनेस करियर में, कि ऐसा कोई मोड आया है जहां पे आपने उनको एजुकेट तो कर दिया है, आपने उनको समझा दिया है सारा चीज, बट शायद उन्होंने उस चीज को लिया नहीं है या फिर बिजनेस नहीं हो पाया है, इट जस्ट वाज एन एजुकेशन फॉर देम, क्या ऐसा भी कभी एक मोड आया है? काफी सारे इंस्टेंसेस हुए हैं ऐसे। इसमें से एक क्लासिक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि 2020 में जब कोविड की महामारी आई थी तो मेरे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जिनकी अच्छी खासी वैल्यूएशन और उनके फाइनेंशियल गोल से मैंने वो लेवल तक पहुंचा दिया था, जब मार्केट इफ यू रिमेम्बर मार्च से लेके अप्रैल, मिड अप्रैल तक ये अराउंड 25 डेज में मार्केट क्रैश हुआ था 45% से। तो उन्होंने कहा कि महामारी से पूरी दुनिया बुडने वाली है, इंडिया तो नंबर 1 कंट्री जो डूबने के मामले में नंबर रहेगा। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जिनके साथ बहस ना ही करो या आर्गुमेंट ना करो या एक्सप्लेन ओवर द लाइन ना करो तो ही अच्छा है। मैंने बोला ठीक है, आप लॉस में निकाल रहे हो क्योंकि 45% मार्केट ऑलरेडी रिकवर गिर चुका है तो आप लॉस में निकाल रहे हो, मेरा सुझाव रहेगा मत निकालो। बट ही वाज सो एडमेंट एंड प्रोबेबली वो कन्विक्शन उसकी हो सकती है कि भारत में एक आर्थिक मंदी आने वाली है और भारत डूबने वाला है। तो उससे उसका पैसा मैंने निकाल के दिया। और 6 महीने के बाद ही मार्केट ने टर्न अराउंड लिया। तो वो बंदा फिर से आया कि सर मुझे आपके साथ ही मुझे इन्वेस्ट करना है। बट दैट टाइम आई स्टक टू माई ग्राउंड। उसे बोला सर मैं आपका इन्वेस्टमेंट फिर से स्टार्ट नहीं करूंगा। इसकी वजह एक है कि एडवाइजर या फाइनेंशियल वेल्थ मेंटर जब आप जो बोलते हो तो उसके ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अब जब डॉक्टर के पास जाते हो या लीगल एडवाइजर के पास, लॉयर के पास जाते हो या सीए के थ्रू रिटर्न्स फाइल करते हो, हाफ हार्टेड नॉलेज या हाफ फेथ के अगर बेस पे अगर आप उनसे ट्रीटमेंट लो या रिटर्न फाइल करो तो वो फुलफिल नहीं होगा ऑब्जेक्टिव। वैसे वेल्थ मेंटर का है,
अगर आप उनके साथ में विश्वास नहीं रखोगे, उनके साथ में ट्रस्ट नहीं रखोगे, राइट, तो वो आपको आपके फाइनेंशियल जर्नी में सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। एब्सोल्युटली, तो वही पॉइंट पे उनसे इन्वेस्टमेंट फिर से स्टार्ट नहीं की मैंने। तो ऐसे काफी सारे वाकये आए हुए हैं, बट ये ध्यान में रह गया क्योंकि ये बंदा उसके बाद भी काफी बार मेरे पास आया था ओके, कि सर फिर से स्टार्ट करते हैं, गलती हो गई। राइट, तो मैंने बोला सर ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग नहीं आप दिखा रहे हो। राइट, सिर्फ फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स मार्केट में होते रहेंगे, दैट डजंट मीन कि वो होने वाला है करके। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स में क्लैरिटी रखते हो और उसके बेस पे जब आपने इन्वेस्टमेंट रखी है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्लीटली एग्री, वॉरेन बफे का एग्जांपल मैंने लिया था। यस, वॉरेन बफे ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो की थी वो रेयरली उन्होंने ब्रेक की, ट्रू, उसी के कारण उनकी वेल्थ क्रिएट हुई है। राइट, ब्रेक करना जरूरी होता है, ना नहीं बोल रहा हूँ, बट आपके गोल से अगर उसको आप कोरिलेट करोगे ट्रू, तो आपको ब्रेक कब करना है ये आसानी से समझ ये में बहुत सारे आएगा। लोग नहीं समझ पाते, और अभी क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी के कारण वेरियस टूल्स एप्स डेवलप हो गए हैं, तो राइट, आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी जो है वो आप लाइव देख सकते हो। एग्री, ये म्यूचुअल फंड में देखना, एवरीडे देखना, ये गलत बात है। मैं मेरे क्लाइंट्स को बताता हूँ कि आप रिव्यू के लिए मेरे पास आओ, ट्रू, बट एवरीडे मोबाइल पे ऐप में देखना ये गलत आदत है। मार्केट अप्स एंड डाउन होते रहेंगे, यस, बट जो फंड आपको 30 साल बाद आपके रिटायरमेंट के लिए लगेगा, वो आज अगर नेगेटिव में जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वेरियस एक्सपेंसेस ये 9 साल 10 साल में मुझे आए हैं, इससे सीखने को ही मिलता है। मैं हर बार बोलता हूँ टीचर्स डे या इसमें गुरु पूर्णिमा के दिन में मेरे इन्वेस्टर को मैसेज भी देता हूँ कि आप ही मेरे सबसे बड़े टीचर हो गए। ट्रू, क्योंकि वो बहुत कुछ सिखाते हैं, ग्रेट। सो आज के पूरे पॉडकास्ट में यशवंत जी, मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत मजा, उससे ज्यादा मैं बोलूंगी मुझे बहुत सारी लर्निंग मिली। एक तो आपके सेल से रिलेटेड, आपका ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर जिस तरह से होना चाहिए, और वो फील्ड में या आपके काम में या आपके प्रोफेशन में कितना मायने रखता है उस चीज के लिए। दूसरा आपका टेक अवे जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इज एज इज जस्ट अ नंबर, क्योंकि इंसान को सीखने की, लर्निंग करने की या किसी भी चीज की शुरुआत करने की कोई एज नहीं होती। अगर इच्छा है और आपका सपोर्ट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और यस, लीस्ट नॉट लीस्ट लेवल पे अगर हम देखें तो आपने जो आपका पूरा लर्निंग या आपके जर्नी को जिस तरह से एनहांस किया है, अबाउट क्लाइंट कोऑर्डिनेशन, अबाउट उनके नॉट पोजिशनिंग योरसेल्फ एज अ वेल्थ मैनेजर बट अ वेल्थ मेंटोर, जो बहुत अच्छे लेवल पे ये दिखाता है कि आप एक बेस्ट बिजनेसमैन ही नहीं बट एक बेस्ट इंडिविजुअल है पहले, क्योंकि सबको साथ लेके चलना, उनकी नीड और नेसेसिटी को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट से हमने सबने बहुत कुछ सीखा है, बट एक इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप अपने ऑडियंस को या अपने चाहने वालों को या जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा होगा उनके लिए आपको जो देना है, तो राइट, द कैमरा इज फॉर यू। शुरुआत में तो मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि आपने मुझे ये पॉडकास्ट में इनवाइट किया। और बेसिकली अपनी कहानी अपनी जुबानी बोलना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके लिए एक आसान तरीका है, किताब लिखो, या दूसरे मैंने आसान तरीका चूज किया पॉडकास्ट में आना, क्योंकि आप उसमें बोल सकते हो, क्योंकि आपसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आप एलाबोरेट कर सकते हो। मेरा मैसेज बेसिकली मैसेज देने के लायक इतना बड़ा नहीं हुआ हूं मैं, बट जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए मेरा एक संदेश बोलो या मैसेज बोलो आप, कि आप जो भी बिजनेस करना चाहो तो इट शुड बी केयरफुली ड्राफ्टेड। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, 3 साल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए जिसमें एवरीथिंग शुड बी प्लान इन अ वेरी वेरी इफेक्टिव मैनर एंड इन अ डिटेल मैनर, जिसमें आप नॉट ओनली सस्टेनिंग बट ग्रोथ भी प्लान कर सको। दूसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है पर्सनल फाइनेंस। आपका जो बिजनेस है उसमें आप जो बिजनेस से अर्निंग कमाते हो ऑन मंथली बेसिस उसमें से कुछ हिस्सा एज ए सैलरी के तौर पे लेना डे 1 से स्टार्ट करो। मोस्ट ऑफ द एमएसएमई ओनर जो मेरे क्लाइंट है ये प्रक्रिया नहीं करते थे, तो उन्हें वो आदत डाली कि आप जो लोगों को सैलरी देते हो वैसी सैलरी आप खुद को भी लेना शुरुआत करो। इसके कारण उनमें क्लैरिटी आई कि मुझे कितना एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है और मेरा पर्सनल फाइनेंस कैसे डेवलप हो रहा है।
पर्सनल फाइनेंस करते समय जो मेजर पॉइंट्स है कि कैश फ्लो मैनेजमेंट, बजटिंग होना चाहिए, इंश्योरेंस प्लानिंग होना चाहिए, गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होना चाहिए और टैक्स प्लानिंग होना चाहिए। अगर ये सारे पॉइंट्स अगर आप कवर करते हो तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं रहती है, आसानी होगी। आई एम श्योर यशवंत जी कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और जो जो आपने इंफॉर्मेशन, लर्निंग, आपके लाइफ के जर्नी का चीजें सिखाया है, मुझे नहीं लगता कि वो बस पड़ेगा। बहुत सारा इंफॉर्मेशन और आई थिंक यू आर इक्विप्ड विद, आप पूरे और भी इंफॉर्मेशन से पूरा भंडार है आपके पास। तो अगर हमारे व्यूअर्स को या हमारे सुनने वालों को या आपके जो पर्सन है जो सुन रहे हैं, उनको आगे और इंफॉर्मेशन चाहिए आपके बारे में या आपके प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में, तो कहाँ और कैसे उनको मिल सकता है? जैसे मैंने पॉडकास्ट में बताया, मैं मेरे इन्वेस्टर्स के लिए काफी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करता हूँ, जिसके लिए डिफरेंट टूल्स यूज करता हूँ। जिसके लिए मैं फिजिकल कंटेक्स्ट में इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करता हूँ, जिसका टॉपिक होता है कि हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन 9 इजी स्टेप्स। तो जहाँ पे भी सोसाइटीज या कॉर्पोरेट लेवल पे या अगर कोई भी अगर कंपनी है जहाँ पे 50+ स्टाफ है, उनके लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम में कंडक्ट कर सकता हूँ। कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रोग्राम होने के बाद में मेरे से कुछ लेना इसका कोई कंपल्शन नहीं। दिस इज प्योरली सोसाइटी को देने के वास्ते ये शुरुआत किया हुआ प्रोग्राम है। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाता हूँ और उसके अलावा फेसबुक पे भी काफी पोस्ट डालता हूँ। मेरा खुद का वेबसाइट है जिसका लिंक मैं काफी सारी एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स बनाता हूँ, जिसका आपको डिटेल्स यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पे मिलेगा, जिसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे। इसके अलावा आपका अगर फाइनेंशियल मैटर्स पे अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या अदरवाइज आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ज्यादा जानकारी चाहिए, तो आप यूट्यूब पे या ये पॉडकास्ट पे आप लिख सकते हो, जिसका मैं जरूर एक कंटेंट क्रिएट करके शेयर करूंगा। थैंक यू नीता मैडम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच यशवंत जी। आई थिंक मतलब मेरे लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही लर्निंग वाला पॉडकास्ट रहा है। जैसे हम हमारे जर्नी, डिस्कवर योर जर्नी पे हर तरह के फाउंडर्स को ला रहे हैं और आज आपको होस्ट करके आई फील सो प्राउड बिकॉज आई एम श्योर दैट देयर आर लॉट ऑफ टेक अवे फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यशवंत जी, आज का आपके साथ का ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ फाइनेंस के बारे में नहीं, बट हमें जिंदगी के बारे में एक अलग नजरिया देके जा रहा है। कभी कभी हमें अपने पुराने ख्यालों से बहुत सारे सवाल उठाने पड़ते हैं सर, और कभी ये दिखाना पड़ता है कि हमें अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा और आगे चलना है। इसीलिए आज आपके साथ का ये कॉन्वर्सेशन, आपकी जर्नी एक बहुत बड़ी सीख हमें देती है दैट लर्निंग्स आर नेवर एंडिंग। अगर आज का एपिसोड आपको थोड़ा सा भी रुक कर ये सोचने पे मजबूर कर रहा है, तो शायद हमारा ये कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल रहा। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए फाउंडर के साथ, उनकी एक नई जर्नी के साथ में। तब तक रीथिंक, रीबिल्ड एंड राइज विद डिस्कवर योर जर्नी।